दोस्तों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी की तरफ से मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। क्रांतिकारी मार्क्सवाद की बुनियाद की हिफाजत के लिए जो तमाम साथी इनकलाब के दीवाने वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के इर्द गिर्द जो है इकट्ठा हो रहे हैं, उन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और इस शो में अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा शो है उसका शीर्षक है अंबेडकर और उसकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए साथी इकट्ठा हो रहे हैं और मैं अभी 2 मिनट के लिए जो है उन साथियों का सभी साथियों का जो है प्रतीक्षा करूंगा, इंतज़ार करूंगा सभी साथी जमा हो जाएं। तो उसके बाद हम आज का जो अपना प्रोग्राम है, अपना कार्यक्रम है, इसको जो है शुरू करते हैं। आज इस चर्चा में मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं, इसका परिचय दे दूं कि आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं और ये जो हमारा विषय है इसकी सार्थकता क्या है, राजनीतिक सार्थकता क्या है। तो साथियों, आपको बता दें कि हमने मतलब वर्कर अभी रोज़ाना हम लोग एक शो कर रहे हैं, लेकिन आगे हमारा विचार है कि हम इस टीवी को जो है इसके ऊपर दूसरे प्रोग्राम भी लेंगे और इसका जो मूल उद्देश्य है इस टीवी को शुरू करने का, हमारा उद्देश्य है कि क्रांतिकारी मार्क्सवाद से विजातीय, क्रांतिकारी मार्क्सवाद से अलग और उसके विरुद्ध जितनी भी राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं, उन सब राजनीतिक प्रवृत्तियों को हम एकजुट होकर ध्वस्त करें, उनसे लोहा लें, उनसे मोर्चा लें और क्रांतिकारी मार्क्सवाद की पताका फहराने के लिए, उसकी विजय के लिए हम एक बार फिर से उसी तरह से एकजुट हों जिस तरह से हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इंटरनेशनल के नेतृत्व में कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, एंगेल्स, रोजा के नेतृत्व में हम लोग जो है संगठित हुए थे। पिछली 2 शताब्दियों का जो इतिहास है, उस इतिहास से सबक लेते हुए हम क्रांतिकारी मार्क्सवाद की ये जो पताका है तो इसको फिर से फहराएं, इसकी विजय के लिए लड़ें और ये जो पिछली 1 सदी के अंदर झूठे वामियों ने, नकली समाजवादियों ने तरह तरह के समझौतों से, तरह तरह के आत्मसमर्पण से इस क्रांतिकारी शिविर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बड़ी ठेस पहुंचाई है, तो हम इसके लिए कॉम्पेंसेट करें और फिर से उस विजय यात्रा को जो चौथे इंटरनेशनल के विसंगठन के बाद पीछे छूट गई है, उसे लेकर आगे बढ़ें। मैं सभी साथियों का जो यहाँ लगातार जमा हो रहे हैं, और ऐसे ही जमा नहीं हो रहे हैं, यहाँ कोई मनोरंजन करने के लिए साथी नहीं आ रहे हैं, यहाँ साथी एक कार्यक्रम लेकर, एक उद्देश्य लेकर, एक महान प्रेरणा लेकर के जो है वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं कि हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अपने वर्ग शत्रु पर हमें हल्ला बोलना है और हमें उसके खिलाफ क्रांतिकारी मार्क्सवाद की विजय दर्ज करनी है। इन्हीं शत्रुओं में से एक है अंबेडकरवाद। बहुत सारे शत्रु हैं, गांधीवाद, स्टालिनवाद, माओवाद, स्त्रीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। उन्हीं में से एक है अंबेडकरवाद, जो वास्तव में बूर्जुआ उदारवाद का जो है उसकी एक वैरायटी है, उसका एक रूप है और इसके खिलाफ दृढ़तम संघर्ष इसलिए ज़रूरी है और इसलिए हम इसे सर्वोपरि महत्व देते हैं कि भारत में जो मेहनतकश
दलित जनता है, इसने लगभग एक सदी अंबेडकरवाद ने उसे भ्रमित किया है और उसे बूर्जुआजी के सत्ता रथ के पीछे बांध के रखा है। तो ये विषय हमने विशेष रूप से इसलिए चुना है, अंबेडकर और उसकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आप जानते हैं दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस था और उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर बहुत सारे अंबेडकरी संगठनों ने, अंबेडकरी नेताओं ने अंबेडकर को श्रमजीवियों के साथ, मजदूर वर्ग के साथ जोड़ने की कोशिश की है और उनका जो विशेष फोकस था वो अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पर था। उन्होंने बार बार कहा कि देखिए, अंबेडकर ने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने ये किया था, वो किया था, और अंबेडकर ने जो है मज़दूरों के लिए ये किया, वो किया। तो हम आज उस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में जो अंबेडकर ने बनाई थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसकी राजनीति के, उसके कार्यक्रम के, उसकी गतिविधियों के, और मुख्य रूप से उसकी तमाम राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। किन परिस्थितियों में ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी थी और किस तरह से ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये धुआं हुई, क्या हुआ इसका, और उसके आगे पीछे अंबेडकरियों का जो राजनीति है वो क्या रही। तो ये बड़ी मज़ेदार बातें हैं और बड़ी रुचिकर बातें भी हैं। मैं कहने वाला हूँ कि इनका राजनीतिक सहती, राजनीतिक जो भार है, पॉलिटिकल वेट है, वो तो है ही, उसके साथ साथ बड़ी रुचिकर चीज़ें हैं, बड़ा रुचिकर इतिहास है ये, जिसे सभी साथियों को बहुत ही गंभीरता से, मैं सभी साथियों को कहूँगा, इसे समझना चाहिए और इसके आधार पे फिर हमें मार्क्सवाद के पक्ष में प्रचार करना चाहिए। और ये जो बहुत सारे अभी करंट मार्क्सवादी शिविर में, वाम शिविर में पैदा हो गए हैं, जो मार्क्स और अंबेडकर के बीच में एक तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक समन्वय, एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सबको उन पर लानत भेजनी चाहिए। हमें बताना चाहिए मज़दूर वर्ग को कि किस तरह से अंबेडकर ने मज़दूर आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपा और वह जीवन भर मज़दूर वर्ग आंदोलन के शत्रुओं के साथ, उसके वर्ग शत्रुओं के साथ जो है खड़ा रहा, उनकी सेवा में रहा। तो हम आज पहले इस इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ उसकी छोटी छोटी व्याख्याएं करेंगे। अब हम सबसे पहली बात है कि जो इसका इतिहास है, मतलब इसकी बैकग्राउंड है कि इस बैकग्राउंड में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी, सबसे पहले हम उसे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपके सामने जो है शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें मैं अपने नोट्स की मदद लूँगा जिनको मैंने विशेष रूप से इस प्रोग्राम के लिए तैयार किया। सबसे पहले मैं 1928 से शुरू करता हूं। देखिए, अंबेडकर के जीवन के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हमने बहुत कुछ लिखा है अंबेडकर को लेकर के, उसकी बायोग्राफी भी हमने, एक छोटी सी उसकी जीवन कथा भी हमने लिखी है, बहुत सार संक्षेप किया है उसकी जीवन कथा का, उसे भी साथी पढ़ें, कई हमने लेख दिए हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा विषय है वो है अंबेडकर और उसकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसलिए हम बहुत दूर नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, सिर्फ इससे जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेंगे। तो ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है अंबेडकर की, जिसका संगठन अंबेडकर ने 1936 में किया, तो हम इसकी बैकग्राउंड देखेंगे जरा, इसकी ज़मीन कहाँ से तैयार हो रही है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। तो हम वापस आ जाते हैं 1928 में, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है। यहाँ जो अंबेडकर है वो लेबर की बात कर रहा है, पार्टी की बात कर रहा है और इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। और इंडिपेंडेंस का मतलब, मार्क्सवादियों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब जो है क्या है, पूंजी से इंडिपेंडेंस, पूंजी से स्वतंत्रता। लेकिन अंबेडकर यहाँ जिस इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है वो कुछ और है। तो उसे समझने के लिए जरा हम इस पृष्ठभूमि पर जो है एक नज़र मारें। 1928 की तरफ चलते हैं। 1928 में बम्बई में एक बहुत ज़बरदस्त हड़ताल हुई जिसमें टेक्सटाइल वर्कर्स जो हैं पूरी बम्बई के, वो हिस्सा ले रहे थे। और ये 1928 की जो हड़ताल है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये वो साल था जिसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हो रहा था, शुरू होने वाला था, और बहुत सारा आर्थिक संकट, जिस किस्म का आर्थिक संकट हम आज देख रहे हैं, जिस किस्म के संकट में हम बूर्जुआ शासकों को आज फंसा हुआ देख रहे हैं, तो उसी तरह का आर्थिक संकट जो है 1928 में जो है ये बिल्टअप हो रहा था, जैसा आज हो रहा है। और 1928 का ये आर्थिक संकट
कहना चाहिए कि पूंजीवाद के इतिहास में भारत में और दुनिया में भी अपने आप में अभूतपूर्व संकट था। मैं 1928 के साल का जो आर्थिक राजनीतिक महत्व है उस पर रोशनी डाल रहा हूँ। उसके अंदर बम्बई के जो सूती कपड़ा मजदूर थे, टेक्सटाइल के जो वर्कर्स थे, ये मजदूर वर्ग की बहुत ही अग्रणी जमात थी, उसका अग्रणी हिस्सा था। आज हमें वो बात समझ नहीं आएगी, लेकिन एक वक्त में, आज तो बम्बई के ऊपर फासिस्टों का कब्ज़ा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह से संभव हुआ। आज फासिस्टों का कब्ज़ा है, पूंजीपतियों का कब्ज़ा है, लेकिन उस समय बम्बई के अंदर ये जो मजदूर आंदोलन है ये बहुत मजबूती के साथ उठ रहा था। और हम देखेंगे कि इस लगातार उठते हुए आंदोलन ने किस तरह से इस मुंबई महानगरी के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग का, समाजवाद का लाल झंडे का एक दबदबा बना दिया था। 1928 में ये शानदार मजदूर हड़ताल जो है ये शुरू हो रही थी। और 1928 की इस टेक्सटाइल वर्कर्स स्ट्राइक के अंदर उस समय की जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी, हम आपको बता दें कि हालांकि 1928 तक आते आते रूस में वाम विपक्ष जो है उसे जो है उसकी पराजय की शुरुआत हो गई थी और स्टालिनवादी वहाँ जो है हावी होने लगे थे सोवियत संघ के अंदर। और धीरे धीरे जो है लेनिनवादी, ट्रॉट्स्कीवादी वहाँ पराजित हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अभी कम्युनिस्ट पार्टी और सत्ता पर, और विशेष रूप से जो दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियां थी, उनके ऊपर लेनिन और ट्रॉट्स्की की जो छाप थी, क्रांति की जो छाप थी, वो अभी चल रही थी, वो मिटी नहीं थी। अभी जो है दुनिया भर में आंदोलन का सर्वनाश नहीं हुआ था। हाँ, चीन के अंदर क्रांति जो है वो असफल हो चुकी थी। चीन के अंदर जो सर्वहारा क्रांति है वो 1926, 27 और 28 तक आते आते जो है वो पूरी तरह से कुचली जा चुकी थी स्टालिन की नीतियों की वजह से। तो इसलिए भी 1928 का ये साल जो है बहुत महत्वपूर्ण था कि 1928 में चीनी क्रांति का खात्मा हो रहा था और स्टालिनवादी जीत रहे थे। स्टालिनवादियों की नीतियों की वजह से, स्टालिन की नीति की वजह से चीन की क्रांति का सफाया हुआ था, चीन की सर्वहारा क्रांति का। और इसके चीन में क्रांति की असफलता ने सोवियत संघ में जो स्टालिनवादी ब्यूरोक्रेसी थी, जिसने चीन में क्रांति को असफल बनाया था, सर्वहारा क्रांति को, एक जीती हुई क्रांति को सरेंडर करा दिया था। उस पर हम कभी और बात करेंगे। हमारी उसके ऊपर किताब भी है, हिडन डायनेमिक्स ऑफ चाइनीज़ रेवोल्यूशन, उसके ऊपर उसके साथ ही देख सकते हैं। तो चीनी क्रांति का सफाया हो गया था और इसके साथ ही दुनिया भर में जो है आर्थिक संकट की शुरुआत हो रही थी 1928 के साल में। और हम ये कहना चाहते हैं कि उस दौर में अगर सोवियत संघ बचा रह सका स्टालिन के नियंत्रण में, तो वो इसलिए नहीं बचा रह सका कि स्टालिन उसे बचा पाए, बल्कि इसलिए भारत में भी इसके परिणाम जो है सामने थे, इस डिप्रेशन के, इस आर्थिक संकट के। और उसके चलते यहाँ हड़तालों का एक दौर शुरू हुआ, जिसमें मुंबई के जो सूती कपड़ा मजदूर थे वो बहुत आगे थे इस हड़ताल आंदोलन में, और उन्होंने एक बड़ी स्ट्राइक जो है उसे प्लान किया, उस हड़ताल की तैयारी की। जब हड़ताल की सारी तैयारी हो गई और हड़ताल शुरू होने को थी, तो अंबेडकर और इसकी पार्टी जो है उस समय तक आईएलपी तो संगठित नहीं हुई थी, लेकिन इसने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना रखे थे। तो वो जो है हड़ताल तोड़कों के सामने, अंबेडकर और इसके साथी जो हैं वो हड़ताल तोड़कों के रूप में जो है सामने आए। अंबेडकर ने वहाँ जो दलित मजदूर थे उन्हें कहना शुरू किया कि वो हड़ताल में हिस्सा ना लें। वो हिस्सा क्यों ना लें, इसके लिए दरअसल अंबेडकर की ये गहरी मिलीभगत थी वहाँ जो मिल मालिक थे उनके साथ। अंबेडकर उस समय पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था और उसका पक्ष लेने के लिए, उसका फेवर लेने के लिए अंबेडकर हाथ पैर मार रहा था। और जैसा कॉमरेड नवदीप कह रहे हैं, ये ठीक है कि उसी समय जो आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो है उसी समय मर्डर हुआ था, और भगत सिंह के नेतृत्व में जो HSRA का आंदोलन है वो भी अपने चरम पर था। तो
इस समय में अंबेडकर और उसके साथी इस हड़ताल को तोड़ने के लिए 1928 में सामने आए। मज़दूरों ने उनसे पूछा, दलित मज़दूरों ने उनसे पूछा कि भाई हम क्यों हड़ताल में हिस्सा ना लें। तो अंबेडकर का कहना था कि अंबेडकर ने जो बहाना बनाया वो बहुत, उसे जरा साथी समझे क्या बहाना था। अंबेडकर ने कहा कि वहाँ सूती कपड़ा मिलों के अंदर जो है मामला ऐसा था कि वहाँ जो दलित मज़दूर थे उन्हें जो है वीविंग सेक्शन में, जिसमें तनख्वाहें ज़्यादा थी, जो कताई के सेक्शन थे, उनके अंदर रोज़गार नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसके अंदर तकली के ऊपर जो धागा टूटता था, उस धागे को आगे तकली को चलाने के लिए धागे को मुंह से जो है उसको गीला करना पड़ता था। तो दलित मज़दूरों को इसलिए मालिक जो है काम पे नहीं रखते थे। वो कहते थे कि इससे धागा जो है वो हमारा अपवित्र हो जाएगा और फिर उसे जो है ख़रीदा नहीं जाएगा, उसके लिए बाज़ार नहीं मिलेगा अगर दलित मज़दूर जो हैं वो इसे अपने मुंह से लगाएंगे। तो अंबेडकर को जो है इसके लिए बहाना मिला। अंबेडकर ने बजाय मालिकों को इसके लिए दोष देने के, अंबेडकर ने मज़दूरों को दोष देना शुरू किया और उसने कहा कि ये जो मज़दूर हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, तो ये वो मज़दूर हैं जो ऊंची जातियों के मज़दूर हैं, जिन्हें वीविंग सेक्शन में, कताई सेक्शन में रोज़गार मिला हुआ है और हम इसमें शामिल नहीं होंगे। मतलब दलित मज़दूरों को कहा कि आप इस हड़ताल में शामिल मत हो, क्योंकि आपको कताई सेक्शन में रोज़गार नहीं मिलता, ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इसलिए आप शामिल मत हो। ये एक बहाना था साथियों हड़ताल को तोड़ने का, जिसे मज़दूर जो हैं वो बहुत जल्दी समझ गए और मज़दूरों ने तुरंत ही इस मांग को अपने मांग पत्र में शामिल कर लिया। अंबेडकर ये सोच रहा था कि मांग पत्र बन चुका है, हड़ताल की सब तैयारी पूरी हो चुकी है, तो अब जो है कोई चारा नहीं बचेगा मज़दूरों के पास और ये फूट पड़ जाएगी हड़ताल में, और इस फूट के पड़ने से हड़ताल जो है नाकाम हो जाएगी। लेकिन मज़दूरों ने इस मांग को अपने मांग पत्र में शामिल कर लिया और दलित और नॉन दलित, सवर्ण और अवर्ण सारे मज़दूर जो हैं वो एकजुट हो गए और इसे शामिल करने के बाद ये शानदार हड़ताल जो है ये शुरू हुई। 1928 की हड़ताल हुई। 1928 की हड़ताल जो है बहुत बढ़िया हड़ताल हुई, बड़ी मजबूत हड़ताल हुई, जिससे तमाम जो सूती कारखाने के मालिक हैं वो हिल गए और अंबेडकर इसमें कुछ नहीं कर पाया। अंबेडकर ने ये जो तीर चलाया था ये नाकाम हो गया। अब इसमें बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि 1928 की इस हड़ताल के बाद, जिसके लिए अंबेडकर ने ये बहाना लिया था, वो बहाना भी ख़त्म हो गया। 1929 में फिर से हड़ताल हुई। अगले साल फिर से हड़ताल शुरू हुई और ये जो हड़ताल शुरू हुई इसमें अंबेडकर के पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि ये जो बहाना था अंबेडकर का कि दलित मज़दूरों को उसमें रोज़गार दिया जाए, ये ख़त्म हो चुका था, ये मांग जो है मानी जा चुकी थी, तो अब कोई बहाना नहीं बचा था। इसके बावजूद अंबेडकर ने और उसके साथियों ने इस हड़ताल का विरोध करना शुरू किया और अब की बार उनका कहना था कि हम हड़ताल का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हड़ताल से मज़दूरों को कोई फ़ायदा नहीं होता। अंबेडकर का कहना था कि हड़ताल से मज़दूरों का नुकसान होता है, हड़ताल से मज़दूरों की बर्बादी होती है, डिवास्टेशन होता है, वो भूखों मरते हैं, उन्हें कुछ नहीं हासिल होता। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि हम हड़ताल का विरोध करते हैं। 1929 की हड़ताल का अंबेडकर ने विरोध किया और किस तरह विरोध किया? सिर्फ विरोध ही नहीं किया, सिर्फ थ्योरी में विरोध नहीं किया, उसने दलित मज़दूरों को उकसाया कि वो अपने आप को हड़ताल से अलग कर लें, वो काम पे जाएं, मालिकों के फैक्ट्रियां चलवाएं। उसने यही नहीं, हड़ताल तोड़ने के लिए हिंसा का सहारा लिया, ज़बरदस्ती का सहारा लिया, पुलिस और मालिकों से मिलकर 1929 की हड़ताल को विफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की और बहुत सारे मज़दूरों को बरगलाने में अंबेडकर कामयाब भी रहा। उसने कहा कि हड़तालें जो हैं
अब वो अपने असली रूप में आ गया, पहले तो बहाना बना रहा था वो। 1929 में अंबेडकर अपने असली रूप में आ गया, नंगा होकर के सामने आ गया और उसने कहा कि आम तौर से उसने हड़तालों के खिलाफ बोलना शुरू किया, हड़तालों का विरोध शुरू किया। उसने कहा कि हड़ताल कोई रास्ता नहीं है, हड़ताल से उसने कहा कि मालिकों का कुछ नहीं बिगड़ता, मजदूरों की बर्बादी होती है। तो 1929 में सिर्फ यही नहीं, उसने मजदूरों को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि उन्हें उकसाया कि वो पुलिस के साथ मिलकर हड़तालियों के खिलाफ हिंसा करें और हड़ताल को जबरन तोड़ें। तो हड़ताल तोड़कों के तौर पे अंबेडकर जो है उसमें शामिल हुआ और मालिकों को उसने, और इस हड़ताल के खिलाफ एक तरह से उसने, जिसको बैकलेगर्स कहते हैं, तो उसने जो है ये बैकलेगर्स हड़ताल तोड़क जो हैं ये सप्लाई किए मालिकों, ये 1929 में किए। उसके बाद 1934 की हड़ताल आई। 1934 की जो हड़ताल थी वो और भी व्यापक थी। इस सब में अंबेडकर कर कुछ नहीं पाया, ये सब उसके बूते से बाहर था। दलित मजदूरों ने भी अंबेडकर की ना सुनते हुए इन हड़तालों में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, लेकिन हाँ कुछ मजदूरों को बरगलाने में कामयाब रहा। 1934 आते आते फिर से बम्बई में हड़ताल शुरू हुई टेक्सटाइल मजदूरों की, और इस बार टेक्सटाइल मजदूरों के साथ दूसरे मजदूर भी हिस्सा ले रहे थे हड़ताल में, क्योंकि ये जो आर्थिक संकट शुरू हुआ था इससे मजदूरों के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। और इन खराब हालातों के बीच मजदूर वर्ग के बीच में बहुत ज़्यादा आक्रोश और असंतोष था, जिसके चलते 1934 की जो हड़ताल थी वो और भी व्यापक रही, सफल हड़ताल रही। इसमें अंबेडकर जो है पहले से भी ज़्यादा जो है हिंसक तरीके से उसने अपने समर्थकों को इस हड़ताल में हड़ताल तोड़कों के तौर पे शामिल कराया। मालिकों के साथ वो पूरी तरह मिला रहा, जिनसे अंबेडकरियों को जो है अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए सहायता मिलती थी, पैसा मिलता था। और हड़ताल तोड़ने के लिए एक तरह से जो बम्बई में ठेका था 1934 में, वो अंबेडकरियों के पास था। इस हड़ताल को उस समय कांग्रेस का समर्थन हासिल था, लेकिन इस हड़ताल के खिलाफ जो सबसे बड़ी ताकत इसके अंदर उतर रही थी मालिकों के पक्ष में, वो अंबेडकर ही थी। तो अंबेडकर का ये जो इतिहास है 1928, 1929 और 1934 की तीन बड़ी हड़तालों का, और जो हमें दिखाता है कि 1928 में जो बहाना बना रहा था अंबेडकर कि दलित मजदूरों को जो है वीविंग सेक्शन में, कताई सेक्शन में लिया जाए तब हड़ताल का जो है समर्थन करेंगे, तो वो एक बहाना था। और 1928 बीत जाने के बाद भी 1929 और 1934 के जो है समय में अंबेडकरियों ने हड़ताल का जो है मजदूर हड़ताल का खुलकर विरोध किया। तो ये उनका इतिहास है जहाँ से अंबेडकर की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। अंबेडकर की जो राजनीतिक यात्रा है वो इन मजदूर हड़तालों से शुरू होती है। और मैं अभी आगे जब आप इतिहास देखेंगे आप देखेंगे कि यहाँ ठीक यहाँ से ब्रिटिश सरकार को अंबेडकर की उपयोगिता जो है वो समझ में आने लगती है। और अंबेडकर यही चाहता था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो उसकी उपयोगिता को समझ ले, वो ये समझ ले कि अंबेडकर का जो राजनीतिक भार है वो गांधी से भी ज़्यादा है। गांधी वो नहीं कर सकता जो अंबेडकर कर सकता है। गांधी उस बेशर्मी और खुलेपन के साथ जो है ब्रिटिश सरकार के समर्थन में नहीं उतर सकता जिस बेशर्मी और खुलेपन के साथ अंबेडकर उतर सकता है। और अंबेडकर ने दिखा दिया कि उसका भारत के पूंजीपतियों के साथ भी उस तरह का कोई संबंध नहीं है जिस तरह का गांधी का संबंध है। उस तरह से गुथा हुआ नहीं है वो भारत के पूंजीपतियों के साथ जिस तरह से गांधी गुथा हुआ है। इसलिए ब्रिटिश सरकार की जो खुली दलाली अंबेडकर कर सकता है वो भारत में और कोई नेता नहीं कर सकता। तो इन तीन हड़तालों में अंबेडकर का जो उद्देश्य था स्पष्ट रूप से वो ये दिखाना था, एक तो उसे भारत के पूंजीपतियों को ये दिखाना था कि वो किस तरह से मज़दूर हड़तालों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा स्तंभ साबित हो सकता है। मज़दूर हड़तालों जिस तरह का आप देखेंगे बाद में बम्बई के अंदर शिवसेना और उसका नेता बाला साहब ठाकरे
जिस तरह का हड़ताल तोड़क गुंडों के तौर पे वो सामने आए और उन्होंने पूंजीपति वर्ग को ये आश्वासन दिया, उन्होंने पूंजीपति वर्ग को ये दिखाया कि किस तरह से हम मुंबई में हड़तालों को और मजदूर आंदोलन को असंभव बना सकते हैं, उसी तरह की जो अपनी ताकत का प्रदर्शन है पूंजीपतियों के सामने और ब्रिटिश सरकार, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सामने, वो अंबेडकर कर रहा था। इन 3 हड़तालों में नकारात्मक भूमिका निभाकर, इन हड़तालों को रोककर, तोड़कर अंबेडकर जो है इसी किस्म की भूमिका जो है वो निभा रहा था। तो इस भूमिका के चलते अंबेडकर का जो राजनीतिक जीवन है और उसकी जो राजनीतिक दिशा है वो पूरी तरह से 1928 से और 1934 के बीच में पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी। हम देखेंगे आगे आने वाले समय में ये किस तरह से बिल्कुल स्पष्ट से स्पष्टतर होती चली जाएगी। तो 1934 में मैंने बताया कि अंबेडकर ने फिर से जो है ये हड़ताल तोड़क की भूमिका अदा की और किस तरह पुलिस और मालिकों से मिलके उसने हड़ताल की खिलाफत की और अपने जो उसके थोड़े बहुत समर्थक थे उनको हड़ताल के पक्ष में नहीं, हड़ताल के खिलाफ जो है उसने ज़मीन पर उतारा। आप ये जो सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं इनका आप जिक्र नहीं देखेंगे क्योंकि पूरा जो इस समय माहौल बना हुआ है, आप देखेंगे भाजपा से लेकर के कांग्रेस तक, कांग्रेस से लेकर के अम्बेडकरियों से लेकर के स्टालिनवादियों तक, वहाँ तमाम जगह पर आप देखेंगे कि अंबेडकर के खिलाफ बोलने से, अंबेडकर की पोल खोलने से जो लेफ्ट है, राइट तो खोलेगा ही नहीं, राइट के तो पक्ष में था वो, दक्षिण पंथ का तो वो राही था, लेकिन लेफ्ट जो है वो अंबेडकर पर किसी भी हमले से जो है पीछे हट गया है, उसने अंबेडकर के सामने सरेंडर कर दिया है। कॉमरेड नवदीप, आप जरा शांति रखें, मैं अभी सारी बातों पे आऊँगा, आप बीच में जो है अभी शांति रखें, एक एक करके मैं सारी चीज़ें लूँगा। अभी मुझे सबसे पहले जो हड़तालें हैं उसके अंदर अंबेडकर के रोल के ऊपर आप जो है बोलने दें। तो इन हड़तालों के अंदर अंबेडकर की भूमिका पर अंबेडकर ने अपनी ये भूमिका, आप कॉमरेड नवदीप, आप बीच में लगातार बोलते जाएंगे, इससे डिस्टरबेंस बहुत होता है, आप ज़रा रुकिए। अंबेडकर की एक उसकी जो मुझे तसल्ली से जो है आप इसको शो को जो है चलाने दें, इस पर बात करने दें। तो अंबेडकर की ये जो भूमिका थी विशेष रूप से इन 3 हड़तालों में, इसने उसको 2 बड़े मित्र दिलवा दिए। एक तो ब्रिटिश, जिसने ये अच्छी तरह समझ लिया कि भारत में जितने भी नेता मौजूद थे, गांधी से लेकर पटेल तक, उनमें से कोई भी इस बेशर्मी के साथ उसका समर्थन और उसका सहयोग नहीं कर सकता था जिस बेशर्मी के साथ अंबेडकर कर सकता था। और विशेष रूप से इसलिए कि अंबेडकर की अपील जो है वो दलित मेहनतकश सरवारा को थी, जो उस समय सरवारा का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो अंबेडकर जो है दलित जाति के नाम पर अपने जातिगत पहचान को इस्तेमाल करते हुए जो दलित सरवारा है उसे अपील कर सकता था, उससे संवाद कर सकता था, और इस तरह से अंबेडकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी और भारत के पूंजीपतियों के लिए भी वो एक बड़ा कारगर हथियार जो है उसके तौर पे सामने आया, और यही उसका उद्देश्य था। तो हम देखते हैं कि 1934 तक आते आते ये मामला जो है पूरी तरह से स्पष्ट होने लगता है कि अंबेडकर जो है वो पूंजीपतियों और ब्रिटिश सरकार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि हड़तालें तोड़ने के लिए भी तैयार है। और ये हड़तालें तोड़ने का जो काम है ये पूंजीपतियों के गुंडों का हुआ करता था, जिसकी जिम्मेदारी अंबेडकर ने और उसके सहयोगियों ने अब अपने ऊपर ली थी। और 3 हड़तालों में उन्होंने यही काम जो है किया था। 2 में तो किया था, 1 में करने की कोशिश की थी, नहीं कर पाए थे 1928 में। 1930 से 32 के बीच में, अब यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है,
कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ अंबेडकर की उपयोगिता को समझ लिया था। उसने समझ लिया था कि अंबेडकर से बढ़िया कृतदास, उसका ख़रीदा हुआ ग़ुलाम, ज़र खरीद ग़ुलाम दूसरा नहीं मिल सकता। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर को, ब्रिटिश वायसराय ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो लंदन में हुई थी उनके अंदर अपना नॉमिनी बनाया। ब्रिटिश वायसराय ने दलितों के नाम पर, दलितों की तरफ से अपना नॉमिनी बनाकर, ब्रिटिश सरकार का नॉमिनी बनकर अंबेडकर इन 3 कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उसने हिस्सा लिया, जो 1930 से और 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो संपन्न हुई। इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का जो मकसद था वो भारत में एक संवैधानिक तंत्र जो है उसको खड़ा करना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सरकार लाना चाहती थी और उसे एक तरह से इन कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए उसके ऊपर जो है मुहर लगवानी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। ये ऐसा समय था जिस समय, बहुत ही क्रूशल समय था, जिस समय भगत सिंह और उसके जो साथी हैं वो जेल में थे। चंद्रशेखर को मारा जा चुका था और भगत सिंह और उसके साथी जेल में थे, जिन्हें निश्चित रूप से फांसी चढ़ाया जाना था। ये स्पष्ट था कि पहले ही दिखाई दे रहा था कि उन्हें जो है ब्रिटिश सरकार उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेगी और उन्हें फांसी चढ़ाने में, आज ये इतिहास को किसी भी तरह से तोड़े मरोड़े, भारत में जितने भी बूर्जुआ नेता थे, दरअसल ब्रिटिश सरकार के साथ वो सब अंदर खाते मिले हुए थे। इस साजिश में वो सब शामिल थे और जो सिनेरियो यहाँ बना हुआ था, जो माहौल बना हुआ था, वो ये बना हुआ था कि भगत सिंह की जाबाज कार्रवाइयों के बाद, जिसमें उसने असेंबली में बम फेंका था, जिसमें उसने सैंडर्स को गोली मार दी थी, लाला लाजपत राय का बदला लिया था, इन सब के बाद भारत की जो युवा पीढ़ी है उसके बीच में भगत सिंह और उसकी विचारधारा बिजली की तरह कौंध रहे थे। और ये वक्त था जिसमें पूरी तरह से गांधीवाद की क्षय हो गई थी। जो स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वो जिगजैग कर रही थी, दाएं बाएं घूम रही थी, तो वो भी पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो रही थी। और उसके डिस्क्रेडिट होते गुड्डू देखो जरा बाहर, उसके डिस्क्रेडिट होते, कांग्रेस के डिस्क्रेडिट होते, कोई भी पॉलिटिकल पावर जो है, कोई भी राजनीतिक शक्ति जो है वो ज़मीन पर नहीं थी। कांग्रेस डिस्क्रेडिट हो रही थी, स्टालिनिस्ट डिस्क्रेडिट हो रहे थे और भगत सिंह जो है, जो उस समय जेल में था, तो और इसी बीच में भगत सिंह को फांसी हुई थी, तो उसके जेल में रहते और उसकी फांसी के बाद एक लहर उठ रही थी जो क्रांति के पक्ष में थी। सब जानते हैं भगत सिंह मार्क्सवादी था, तो युवा जो हैं मार्क्सवाद की तरफ खिंच रहे थे, सीपीआई के मार्क्सवाद की तरफ नहीं, भगत सिंह के मार्क्सवाद की तरफ। तो पूरे देश में एक क्रांतिकारी माहौल बना हुआ था और इस माहौल के चलते ब्रिटिश सरकार जो है वो पूरी तरह से डरी हुई थी। और ये कॉमरेड अजय कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गांधी, अंबेडकर, नेहरू सब ये चाहते थे कि भगत सिंह की जो है छुट्टी हो। और इसलिए ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो ठीक भगत सिंह की फांसी से पहले हुई थी, उसके अंदर पूरे देश से दबाव था, देश के बाहर से दबाव था, मजदूर वर्ग का भारी दबाव था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये शर्त रखी जाए कि तभी शामिल होंगे
जब भगत सिंह की फांसी को माफ़ किया जाएगा, क्लेमेंसी दी जाएगी भगत सिंह को, भगत सिंह की फांसी को, उसको माफ़ करने को एक पूर्व शर्त के तौर पे, एक अनिवार्य पूर्व शर्त के तौर पे जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सामने रख दिया जाए, उसमें शामिल होने से पहले उसके सामने रखा जाए। आप जानते हैं कि गांधी ने ये करने से मना कर दिया था, उसे शर्त के रूप में रखने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं इसका जिक्र कर दूंगा, लेकिन उसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसका जिक्र नहीं किया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद बाहर निकलते हुए उसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आयोजकों को ये कहा था कि अगर मैं अखबार को ये बयान दे दूं कि मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह की फांसी माफ़ करने का जिक्र किया था, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो इस तरह की जो साजिश थी वो हो रही थी, जिसके अंदर अकेला गांधी शामिल नहीं था, इसके अंदर अंबेडकर भी शामिल था। अंबेडकर उस समय वायसरॉय का नॉमिनी था, और ये बड़ी जिम्मेदारी जितनी गांधी के ऊपर थी उतनी अंबेडकर के ऊपर भी थी। अंबेडकर को जो है अंबेडकर इस्तीफ़ा दे सकता था, अंबेडकर कह सकता था कि भगत सिंह की फांसी जो है अगर वो माफ़ नहीं की जाती तो हम जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन दरअसल गांधी और अंबेडकर ये दोनों का ही परामर्श था, दोनों की सलाह थी आपस में कि भगत सिंह की फांसी को शर्त बनाना तो दूर, उसका जिक्र तक नहीं किया जाएगा, और दोनों ने उसका जिक्र नहीं किया। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखेंगे तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी का प्रभाव उतना नहीं है जितना अंबेडकर का है। अंबेडकर फर्स्ट रो में बैठा है और गांधी जो है वो थर्ड रो में बैठा है पीछे। तो अंबेडकर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुड बुक्स में था। अंबेडकर जो है वो उनकी आंखों का तारा था उस समय। जैसा मैंने कहा कि पीछे जो है 3 हड़तालों के अंदर, और ब्रिटिश सरकार के लिए ये हड़तालों का मामला नहीं था, ब्रिटिश सरकार के लिए एक और बहुत बड़ा मामला था। ब्रिटिश सरकार के लिए मामला था कि अगर भारत के अंदर मेहनतकश जनता के बीच में एक बार वो सवर्ण, अवर्ण, दलित और ब्राह्मण के नाम पर फूट डाल दे तो फिर उसके राज्य को कोई खतरा नहीं था। फिर ब्रिटिश साम्राज्य जो है यहाँ बड़े मज़े से अपनी उम्र को जो है तब तक लंबा कर सकता था जब तक ये सर्वहारा और ये मेहनतकश जनता जो है ये अंतर्जातीय आधार पर एकजुट ना हो। तो अंबेडकर जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा हथियार था ब्रिटिश सरकार का, जिसे ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी। तो हम देखेंगे कि 1930 में ही, मतलब 1929 में 1928 और 29 में आपने देखा कि इस तरह से अंबेडकर हड़ताल तोड़क की भूमिका में आया, और 1930 में ही जो है हम देखते हैं कि वायसरॉय उसे अपना नॉमिनी बना देता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर भारत की मेहनतकश जनता की तरफ से हिस्सा नहीं ले रहा था, बल्कि उस जनता के खिलाफ हिस्सा ले रहा था। दरअसल वो ब्रिटिश सरकार का नॉमिनी था उसमें। आज अंबेडकर ही आपको ये बात नहीं बताते, वो इस सारे इतिहास को गोल कर जाते हैं, और वो सिर्फ इम्प्रेशनिस्टिक ऐसी बातें बताते हैं, बस ऐसे इम्प्रेशंस क्रिएट करते हैं कि अंबेडकर तो दलितों की लड़ाई लड़ रहा था। दलितों की लड़ाई कैसे लड़ रहा था अंबेडकर? अरे इस देश के अंदर जो दबी कुचली जनता थी, जिसके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जुआ रखा हुआ था, उसमें सबसे बड़ी संख्या ही दलितों की थी। सबसे ज़्यादा जो पिस रहे थे और जो दोहरा जुआ उठा रहे थे, एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का और दूसरी तरफ जो है मध्ययुगीनता का, वो दलित ही तो थे। और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की जो है इस मध्ययुगीनता के साथ पूरी साठगांठ थी। जितने भी राजे रजवाड़े थे और जितनी भी तरह की प्रतिक्रियावादी ताकतें थी, उनके साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की साठगांठ थी। और वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नेतृत्व में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो है उसके नेतृत्व में, उसके नियंत्रण में वो शासन में थे। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है वो यहाँ जिस भूमिका में था उसके लिए वो अंबेडकर के ऊपर निर्भर कर रहा था, और अंबेडकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर निर्भर कर रहा था।
तो हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अंबेडकर की इस सेवा को पहचाना और 1929 की हड़ताल तोड़ते ही उन्होंने तुरंत अंबेडकर को उठाकर वायसराय का नॉमिनी बना दिया, उसका नामांकित व्यक्ति बना दिया, जिसने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में ब्रिटिश सरकार की तरफ से उसका नॉमिनी बन के हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसा जैसा ब्रिटिश सरकार ने कहा वैसा वैसा अंबेडकर ने किया। अंबेडकर ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया, उसने कहा कि दलितों के लिए अलग जो है यहाँ इलेक्टोरेट होना चाहिए, उनका पूरा का पूरा इलेक्टोरेट ही अलग होना चाहिए दलितों का, कि वो अपने ही जो है कैंडिडेट्स के लिए वोट करें और उनका पूरा इलेक्टोरल कॉलेज अलग होना चाहिए। तो इस तरह का जो एक जातिवादी और फूटपरस्त निज़ाम इसके अंदर बनाना चाहता था अंबेडकर, तो उसके लिए ब्रिटिश जो हैं पहले ही तैयार थे। और वास्तव में ये अंबेडकर की नहीं, ब्रिटिशर्स की योजना थी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की योजना थी कि लड़ाकू भारतीय जनता के अंदर, लड़ाकू औपनिवेशिक जनता के अंदर जिसे वो दबा कर रखे हुए थे, उसके बीच में धर्म और जाति के नाम पर जो है फूट डाल। तो उस फूट को डालने के लिए वो अंबेडकर का इस्तेमाल कर रहे थे। और अंबेडकर अपना जो रंग है वो दिखा चुका था हड़ताल तोड़क के रूप में, तो उसके बाद उसे जो है नॉमिनेट कर दिया। अब ये जो कम्युनल अवार्ड आया 1932 में, 1932 में कम्युनल अवार्ड आया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने सामने रखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में इलेक्टोरेट को तोड़ने के लिए कि हिंदुओं का अलग इलेक्टोरेट होगा, मुस्लिम्स का अलग, सिख्स का अलग, और दलितों के लिए जो हिंदू इलेक्टोरेट है उसमें प्रोविज़न होगा। तो उसके लिए ये जो कम्युनल अवार्ड है ये सामने रखा। इस कम्युनल अवार्ड के सामने रखे जाने से इसके ऊपर डिबेट शुरू हुई, जिसके अंदर गांधी ने, कांग्रेस ने, स्टालिनवादियों ने और तमाम पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सतनाम सिंह, ये फूट पहले से थी, आप कह रहे हैं कि फूट पहले से थी, बिल्कुल फूट पहले से थी, लेकिन सवाल ये था कि इस फूट के खिलाफ लड़ना है या इसे गहरा करना है। तो अंबेडकर जो है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हथियार बन करके इस फूट को गहरा कर रहा था। साम्राज्यवादियों का जो हित था वो इस फूट को गहरा करने में था, और ये फूट जो है ये साम्राज्यवादियों की नीतियों से गहरी हो रही थी, जिसमें अंबेडकर जो है उनकी मदद कर रहा था। तो ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड आया, गांधी और तमाम दूसरी पार्टियां जो हैं वो इसका विरोध कर रही थी। वो कह रही थी कि ये साम्राज्यवाद की नीति है, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की जो है कुटिल नीति है, जिसमें वो इसके ऊपर जो है लड़ाकू औपनिवेशिक जनता के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं, उसे आपस में जो है लड़ा देना चाहते हैं, उसके बीच में फूट डालना चाहते हैं। अंबेडकर ने कम्युनल अवार्ड का समर्थन किया, और अंबेडकर ने कम्युनल अवार्ड का आंख बंद करके समर्थन किया। पूरी तरह से वो ब्रिटिश शासन के पक्ष में खड़ा हो गया, और ये जो हथियार था ब्रिटिश शासन का, इसके सबसे बड़े समर्थकों में से भारत में अंबेडकर सामने आया। तो ये अंबेडकर की इसमें भूमिका थी। उसके बाद अंबेडकर ने जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट को समर्थन देते हुए गांधी का विरोध किया। गांधी और अंबेडकर इसमें आमने सामने आ गए। गांधी ने भूख हड़ताल शुरू की। गांधी ने कहा कि भाई अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट रहा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और इसके जवाब में अंबेडकर ने एक अलग राष्ट्र मांगना शुरू कर दिया, दलितिस्तान मांगना शुरू कर दिया। नवदीप ठीक कह रहे हैं कि जो 1881 में जो जनगणना हुई थी उसमें लोग ये भी नहीं बता सके थे ठीक से कि वो किस धर्म के हैं, और इसलिए
इससे पहले ये फूट जो है ठीक इसी वक्त में गहरा रही थी जिसमें अंबेडकर जैसे लोग जो हैं वो हथियार बने हुए थे साम्राज्यवाद का। तो अंबेडकर और गांधी आमने सामने आ गए। गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी ने कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दूंगा वो भी हमें समझना जरूरी है। यहाँ गांधी ये नहीं कह रहा था, गांधी पूरे कम्युनल अवार्ड को गांधी विरोध नहीं कर रहा था। यहाँ गांधी का भी जो प्रतिक्रियावादी चरित्र है वो सामने आता है। वो कह रहा था कि मैं हिंदुओं के बीच में फूट नहीं पड़ने दूंगा, मैं हिंदुओं को दलित और गैर दलित में नहीं बंटने दूंगा। तो यहाँ गांधी का भी प्रतिक्रियावादी चरित्र सामने आता है। अगर गांधी पूरे अवार्ड का विरोध करता, अगर गांधी कहता कि भाई मैं ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये नहीं होने दूंगा, तो मामला कुछ और होता। लेकिन गांधी जो है ये नहीं कह रहा था। गांधी धर्म के आधार पर जो विभेद हो रहा था, गांधी उस पर चुप था। और गांधी जो है सिर्फ ये कह रहा था कि हम हिंदुओं को जो है उनको नहीं बंटने देंगे। तो हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए जो है गांधी ये हाथ पैर मार रहा था, जिसका परिणाम जो है इस रूप में सामने आया कि गांधी का अपना प्रतिक्रियावाद जो है वो अंबेडकर के प्रतिक्रियावाद के खिलाफ खड़ा हो रहा था। यहाँ गांधी भी कोई प्रगतिशील भूमिका नहीं अदा कर रहा था। तो कम्युनल अवार्ड को लेकर के जिसे ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ज़बरदस्त हथियार के तौर पर चलाया था, एक ब्रह्मास्त्र चलाया था भारत के उपनिवेश विरोधी आंदोलन के खिलाफ, उसे लेकर ये जितने भी नेता थे भारतीय बूर्जुआजी के, उसमें चाहे गांधी था, नेहरू था, पटेल था या अंबेडकर था, ये अपने अपने जो संकीर्णताएं हैं इनकी, मैं गांधी के लिए संकीर्ण हित तो नहीं कहूँगा, इसमें गांधी का कोई हित नहीं था, लेकिन गांधी की जो अपनी वैचारिक संकीर्णता थी तो गांधी उसे लेकर के सामने आया था, जिसका बहुत ही प्रतिक्रियावादी रोल, बड़ी प्रतिक्रियावादी भूमिका जो है उसकी थी। तो ये क्या लिख रहे हैं कॉमरेड भगवत, वी आर डिस्कसिंग कॉलोनियल क्वेश्चन एंड वी, हाँ कॉमरेड भगवत शर्मा, यहाँ हम कॉलोनियल क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हमारे डिस्कशन का जो विषय है वो अंबेडकर और उसकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, हम उसके ऊपर बात करें। यहाँ हम एम एन रॉय की थीसिस पर बात नहीं कर रहे। तो इसको लेकर के गांधी और अंबेडकर आमने सामने आ गए और दोनों प्रतिक्रियावादी आधारों पर खड़े हुए थे। गांधी हिंदुओं को सिर्फ एकजुट रखने की कोशिश कर रहा था, उसे मुस्लिम और सिख जो इलेक्टोरेट बन रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट बन रहा था, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। और अंबेडकर जो है, अंबेडकर इसमें भी फूट डालने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि पहली बात तो दलितिस्तान मांग रहा था, वो दलितों के लिए अलग राष्ट्र मांग रहा था। दूसरी तरफ वो उनका इलेक्टोरेट ही अलग मांग रहा था। वो कह रहा था कि उनका जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो पूरा जो है अलग होना चाहिए। तो ये एक नई शुरुआत थी फूट का। एक और बीज जो है वो अंबेडकर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के इशारे पर जो है बो रहा था। अब हुआ ये कि गांधी ने जब अपना अनशन नहीं तोड़ा और ये दिखाई देने लगा कि गांधी की मृत्यु हो सकती है, अंबेडकर घबरा गया, अंबेडकर डर गया। उसे लगा कि अगर गांधी की मृत्यु हुई तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा और ये ऐसा बवाल हो जाएगा जिसे वो संभाल नहीं सकेगा और वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिस्क्रेडिट होगा। तो उसने गांधी के साथ एक समझौता कर लिया जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट में ये हुआ कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी दलितों के लिए, लेकिन इसने भी, हम जैसा देख सकते हैं बाद के तमाम सालों में, कि इसने भी एक ज़बरदस्त फूट जो है भारत की जनता के बीच में वो पैदा कर दी, उसे बिखेर दिया। दलितों, नॉन दलितों, सवर्णों, अवर्णों, हिंदू मुसलमानों में जो है अल्टीमेटली बांट दिया। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ये जो समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है और ये तमाम चीज़ें, इनको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके अंदर ये इलेक्शंस का नया सिस्टम जो है, जिसमें कॉलेजेस हैं, दलितों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, मुस्लिम्स का वोट है, सिख्स का वोट है। तो इन कॉलेजेस के साथ जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और इसमें 1937 में तय हो जाता है कि जो 11 प्रोविंस हैं ब्रिटिश
साम्राज्य के तहत जो 11 प्रोविंसेस थे, तो उनके अंदर 1937 में चुनाव करा दिया जाएगा नए सिस्टम से, नए इलेक्टोरल सिस्टम के तहत। इसके बाद अंबेडकर जो है वो अपनी नौटंकी शुरू करता है। जैसे चुनाव घोषित हो जाते हैं, अंबेडकर सबसे पहले नासिक में एक सभा करता है और नासिक में सभा करके वहाँ बोलते हुए वो कहता है कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। जिसका मतलब है कि वो एक धमकी देता है कि मैं अपना जो है धर्म बदल रहा हूँ। और उसके बाद बहुत जल्दी हम उसे जो है धर्म बदलते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि वो अभी छोड़ेगा नहीं हिंदू धर्म को, पहले वो सिख हो जाएगा, फिर वो बौद्ध हो जाएगा। और हम देखते हैं कि ये जो उसकी पूरी गिमिक है, ये जो पूरी नौटंकी है उसकी, ये सिर्फ वोटों को इकट्ठा करने के लिए। तो नासिक में उसने ये बयान दिया 1935 में, और 1935 में बयान देते ही 1936 में उसने साल के शुरू में ही अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का खात्मा, ये किताब जो है इसने पब्लिश कर दी, जिसे आज ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ऐसी किताब है अंबेडकर की कि जो मुझे लगता है कि राजनीतिक साहित्य में अगर सबसे वाहियात कोई हिस्सा है तो उसमें से ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लेकर बहुत सारे स्टालिनवादी सिद्धांतकारों ने और बहुत सारे पेटी बूर्जुआ लोगों में, जिसमें अरुंधति राय जैसे भी लोग शामिल हैं, उन्होंने इसको जो है ग्लोरीफाई करने के लिए, इसका महिमा मंडन करने के लिए जो है बहुत सारी बातें कही हैं, और इसका महिमा मंडन करते हुए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का उन्होंने लिखा है, बोला है। लेकिन जब आप एक स्वतंत्र विचारक के तौर पर, स्वतंत्र पाठक के तौर पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हमने इसके ऊपर अलग से बात की है कि अंबेडकर का जो फार्मूला है, अंतर्जातीय विवाह है, आरक्षण है, तो वो किस तरह से पिटा है बुरी तरह से इन 70 सालों में। इसके बावजूद अंबेडकर का, उसका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ये लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, जिसका ये बिल्कुल एक तरह से निरर्थक जो है अंबेडकर के प्रयास हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका बहुत ही राजनीतिक दिवालियापन जो है वो अंबेडकर की इस कृति के अंदर जो है आपको दिखाई देता है। उसके अंदर कोई भी ठोस कार्यक्रम नहीं है जातिगत विषमता और जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष के लिए, और उसके अंदर सिर्फ बहुत ही सतही चीज़ें कि जनेऊ तोड़े जाएं, सहभोज हों, इकट्ठा बैठकर खाना खाएं, अंतर्जातीय विवाहों, तमाम ऐसी चीज़ें कही हैं जिन पर हम पहले भी बोल चुके हैं। तो ये एनिहिलेशन कास्ट जो है इसका, ये पब्लिश हो गया 1936 में, और अगस्त 1936 में आप देखिए 37 में चुनाव होने, उससे पहले अंबेडकर ने कोई पार्टी नहीं बनाई। उसका कोई उद्देश्य दलितों को, दलित मेहनतकश जनता को राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप देने का नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं 1937 में, 1936 में, अगस्त 1936 में, 15 अगस्त 1936 को वो एक पार्टी की घोषणा करता है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। देखिए, जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात ये कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम, मॉडल, प्रोग्राम, सारा का सारा वो इंग्लैंड की, जो ब्रिटेन की जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है उससे वो कॉपी करता है। ब्रिटेन की जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है ये जो रामसे मैकडोनाल्ड है उसके नेतृत्व वाली पार्टी है, और वो चुनाव जीती है ब्रिटेन के अंदर। और अंबेडकर जो है उससे बहुत प्रभावित है। अंबेडकर जो है आप देखेंगे कि वो बूर्जुआ जनवाद से, बूर्जुआ लोकतंत्र से, विशेष रूप से ब्रिटिश
बूर्जुआ जनवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और कब प्रभावित है वो, ये बड़े मज़े की बात है। वो तब देखिए, ब्रिटिश पूंजीवाद के बारे में या विश्व पूंजीवाद के बारे में मार्क्स ने भी उसके बहुत सारे प्रगतिशील पहलुओं को रेखांकित किया। मार्क्स ने भी दिखाया कि किस तरह से उसने एक वक्त में अपना रेडिकल रोल अदा किया। लेकिन ये जो अंबेडकर का वक्त है, ये मार्क्स के वक्त से बहुत आगे है। ये वक्त जो है अंबेडकर का, ये वो वक्त है जिस समय ब्रिटेन में पूंजीवाद, बूर्जुआ जनवाद बुरी तरह गल सड़ रहा था। जिस समय ब्रिटेन स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा छोड़ करके ब्रिटिश पूंजीपति दुनिया भर को गुलाम बना रहे थे। और विशेष रूप से वो सरजमीन जिससे अंबेडकर आता था, जिस पर अंबेडकर पैदा हुआ, जिस पर वो पला बढ़ा, उस सरजमीन पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश पूंजीवाद, ब्रिटिश पूंजीपति अपना कहर बरपा कर रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है उसका सबसे बड़ा शिकार उस समय भारत और भारत की मेहनतकश जनता थी। भारतीय उपमहाद्वीप की मेहनतकश जनता ब्रिटिश पूंजीपतियों का सबसे बड़ा शिकार थी उस समय। बुरी तरह से ब्रिटिश पूंजीवाद जो है वो गल सड़ रहा था। एक तरफ तो अपने जो मजदूर जनता है उस पर वो जुल्म कर रहा था, दूसरी तरफ उपनिवेशों में, जिनमें भारत सबसे बड़ा उपनिवेश था उसके अंदर जो है औपनिवेशिक जनता पर अकथनीय जुल्म कर रहा था। वो हर तरह का जो भी जुल्म संभव था वो यहाँ कर रहा था। ऐसे वक्त में अंबेडकर जो है उस ब्रिटिश पूंजीवाद से, ब्रिटिश जनवाद से, बूर्जुआ जनवाद से गहरे तक प्रभावित था और उसे भारत में लागू करना चाहता था। उसने रामसे मैग्सेसे की जो पार्टी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसके बारे में लेनिन ने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ब्रिटेन की, ये बूर्जुआ मजदूर पार्टी है, जिसका मतलब था कि ये बात मजदूरों की करती है लेकिन ये वास्तव में बूर्जुआ पार्टी है। तो उसको अंबेडकर उस पार्टी को, उसके प्रोग्राम को, उसकी नीतियों को, यहाँ तक कि उसके नाम को भी भारत में कॉपी कर रहा था। ये थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब देखिए, ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, ये भारत के, सबसे पहली बात, ये भारत का जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, यहाँ जो उपनिवेश विरोधी आंदोलन था, ये पार्टी उसके बाहर थी। ये पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में हिस्सा नहीं ले रही थी, बल्कि ये जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी थी, रेमन मैग्सेसे की पार्टी थी, ये उसके साथ बंधी हुई थी, उसकी प्रशंसक थी और उसके साथ इसका गहरा तालमेल था। ये उसके पैटर्न पर बनी थी, उसको कॉपी कर लिया था इसने। और अभी हम देखेंगे कि उससे ये धीरे धीरे राइट की तरफ हटती दिखाई देगी अपने संगठन में। उसमें ये जर्मन नाजियों को कॉपी करता दिखाई देगा अंबेडकर। उस पर अभी हम बात करेंगे। पहले हम इसको समझ लें कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये बन रही थी, क्या क्या इसका प्रोग्राम था और क्या ये कह रहे थे। तो पहली बात तो ये कि ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के सांचे के, उसके परव्यू के बाहर थी, उससे बाहर काम कर रही थी और उसके खिलाफ थी। ये पार्टी, अंबेडकर की पार्टी जो है वो क्या कह रही थी, वो ये कह रही थी कि दलितों की मुक्ति जो है वो साम्राज्यवाद के रास्ते संभव है। ये साम्राज्यवाद के ऊपर निर्भर थी। ये कह रही थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है, ये दलितों को कुचलता नहीं है बल्कि दलितों को मुक्ति देता है। ये कह रही थी कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम बाद में चाहिए, हमें औपनिवेशिक दासता से आज़ादी बाद में चाहिए, पहले हमें जातीय उत्पीड़न से मुक्ति चाहिए। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो असंभव प्रोजेक्ट था, क्योंकि ब्रिटिश उत्पीड़न के चलते, ब्रिटिश जुए के नीचे रहते, औपनिवेशिक दासता के जुए के नीचे रहते, ये जो मध्ययुगीन उत्पीड़न है ये ख़त्म नहीं हो सकता था। अब मध्ययुगीन उत्पीड़न के ऊपर औपनिवेशिक दासता का कवच था, लौह कवच था, जिसके रहते, जिसके चलते ये उत्पीड़न खत्म नहीं हो सकता था और अंबेडकर इसे जानता था। इसलिए अंबेडकर
जानबूझकर ये बात कह रहा था कि हमें अभी जातीय उत्पीड़न से मुक्ति चाहिए और जब जातीय उत्पीड़न से मुक्ति हो जाएगी तब हम औपनिवेशिक दासता के खिलाफ जाएंगे। अभी तो हम ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर जो है उसके साथ तालमेल में लड़ेंगे और जातिगत उत्पीड़न जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसमें हमारा एलाई है, उसमें हमारा सहयोगी है, उसके खिलाफ संघर्ष में। तो अंबेडकर ये आर्ग्यू कर रहा था कि साम्राज्यवाद से आज़ादी से पहले हमें जातिगत समानता चाहिए, पहले हमें जातिगत समानता दो तब हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। ये नहीं हो सकता था। जातिगत विषमता जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता के जुए के नीचे नहीं खत्म हो सकती थी, क्योंकि इस जातिगत विषमता को, इस सामाजिक ढांचे को जिसमें जातिगत विषमता मौजूद थी, जिसके आधार पर जातिगत विषमता पनप रही थी, इसको औपनिवेशिक दासता का जुआ, औपनिवेशिक दासता का ये जो शासन था, ये किसी भी हालत में उसको द्रवित नहीं होने दे सकता था। उसी के ऊपर ये खड़ा हुआ था। भारत का जो समाज था, पुराना समाज था, उसी के ऊपर औपनिवेशिक जो साम्राज्यवादी थे, ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे, उन्होंने अपने आप को बिल्टअप किया था। तो वो अब उस डाली को नहीं काट सकते थे जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे, और ना ही कटने दे सकते थे उस डाली को जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे। तो उनकी जो रुचि थी, उनका जो हित था इसमें था कि ये ढांचा बना रहे। और अंबेडकर इस बात को जानता था कि औपनिवेशिक दासता के रहते यहाँ जातिगत जो विषमता है वो ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए वो कह रहा था कि पहले जातिगत विषमता ख़त्म करो, उसके बाद लिए जो है लड़ेंगे। जिसका मतलब था, हमारे यहाँ जो है हिंदी में एक कहावत है कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो ये जो है ये जो अंबेडकर का ये जो प्रोग्राम है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। ये इम्पॉसिबल टास्क था। अंबेडकर जो दावा कर रहा था, अंबेडकर ये कह रहा था कि दलितों की अवस्थितियों में जो भी इम्प्रूवमेंट आया है, जो भी उसके अंदर उन्नति हुई है और भविष्य में भी जो उन्नति होगी, वो साम्राज्यवाद के साथ मिलकर साम्राज्यवाद के ऊपर निर्भर रहकर ही हो सकती है। वो ये कह रहा था कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए यहाँ से तो हम फिर गुलाम बन जाएंगे। तो वो कह रहा था कि ब्रिटिशर्स का यहाँ रहना ज़रूरी है, और ब्रिटिशर्स के यहाँ रहते ही, ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता के चलते ही जो है यहाँ दलितों की मुक्ति जो है संभव है। तो इस तरह से अंबेडकर खुल्लम खुल्ला यहाँ कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में और तमाम दूसरे जो पार्टियां थीं उनके अंदर, अगर हम हिंदू महासभा और आरएसएस को छोड़ दें, तो उनके साथ साथ दूसरा नेता जो था वो अंबेडकर था, जो खुल्लम खुल्ला औपनिवेशिक दासता का जो है समर्थन कर रहा था और भारतीय उपमहाद्वीप पर मेहनतकश जनता के स्वतंत्रता संघर्ष का जो है वो खुला विरोध कर रहा था। तो अब हम आते हैं आईएलपी पर के आईएलपी का जो प्रोग्राम था उसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो आईएलपी का प्रोग्राम था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम जो है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्य द्वारा संचालित, ब्रिटिश राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड एक रिफॉर्म का प्रोग्राम था। ये जो मांग रहा था, ये सिर्फ उससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से रिफॉर्म मांग रहा था, ऐसे रिफॉर्म मांग रहा था जो रिफॉर्म वो करने के लिए तैयार था ब्रिटिश साम्राज्यवाद। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहमति में, और इसका प्रायोजक भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद था। अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से। तो ये पूरा जो प्रोग्राम था इंडियन लेबर पार्टी का, अंबेडकर की, ये ब्रिटिश प्रायोजित था और ये सुधारों का प्रोग्राम था जो क्रांति का विरोध करता था, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को यहाँ से उखाड़ फेंकने का विरोध करता था, भारत में सरवारा क्रांति का विरोध करता था। तो ये वो कार्यक्रम था। देखिए, इस कार्यक्रम में ये जो आईएलपी ने अपना प्रोग्राम रखा था, जिसको अंबेडकर ने बनाया था 1936 में, इस कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में कहीं भी इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद या लैंडलॉर्डिज्म के खिलाफ, भूस्वामिता के खिलाफ या साम्राज्यवाद के खिलाफ
कोई भी बात नहीं कही गई थी, कोई भी बिंदु इस कार्यक्रम में साम्राज्यवाद या भूस्वामिता के खिलाफ, जमींदारी के खिलाफ नहीं था। पूरे प्रोग्राम में कहीं भी ज़मीनों की जब्ती की बात नहीं थी। पूरे प्रोग्राम में कहीं भी, देखिए जज सिंह, आप जो है यहाँ आपको सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। जो कहा जा रहा है उसे सुन लें। और ये जो कहा जा रहा है ये हम अंबेडकर के कार्यक्रम से बता रहे हैं। अंबेडकर का कार्यक्रम उठाएं, इंडियन लेबर पार्टी का, और उसमें देखें जो हम कह रहे हैं उससे आप मिला करके देखें कि हम ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। किताब का नाम बता रहे हैं आपको, इंडियन लेबर पार्टी जो अंबेडकर की है, उसका कार्यक्रम लें, खोलें उसका कार्यक्रम। तो उसके कार्यक्रम में कहीं भी साम्राज्यवाद या जमींदारों के खिलाफ, ना तो साम्राज्यवादियों के खिलाफ और ना जमींदारों के खिलाफ, ना पूंजीवाद के खिलाफ, ना पूंजीपतियों के खिलाफ, उसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं था। यहाँ तक कि जो दलित मेहनतकश जनता के लिए सबसे प्रेसिंग डिमांड थी, सबसे प्रेसिंग मांग थी कि ज़मीनों की जब्ती हो, उन्हें ज़मीनों में बराबर का हिस्सा मिले, उनका राष्ट्रीयकरण हो, समाजीकरण हो, ज़मींदारों से ज़मीनें छीनी जाएं, उसका भी कोई जिक्र इंडियन लेबर पार्टी के प्रोग्राम में नहीं था। और भी मज़ेदार बात, इंडियन लेबर पार्टी का जो कार्यक्रम है वो ये कहा, प्रोग्राम में जो सदस्यता दी गई थी, कौन कौन उसके सदस्य हो सकते हैं, उसमें विशेष रूप से कहा गया था कि उद्योगपति और व्यापारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी पार्टी थी जो उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए भी दरवाजे खोल रही थी, और इस तरह से ये एक बूर्जुआ पार्टी थी। ये दरवाजे तो जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी है उसने भी नहीं खोले थे। वो अपने आप को लेबर पार्टी कहती है, उसने लेबर के लिए दरवाजे खोले थे, लेकिन अंबेडकर ने ये दरवाजे जो हैं बिजनेसमैन के लिए, उसने दरवाजे भी खोल दिए। उसने ख़ास तौर से लिखा कि बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, उसके सदस्य हो सकते हैं। उसने लिखा कि हम पुरानी इंडस्ट्री को खोलेंगे और नई इंडस्ट्री जो है उसको लगाएंगे। तो ये जो अपील थी, ये जो कॉल थी, ये बिजनेसमैन को, उद्योगपतियों को कॉल थी, उनको खुश करने के लिए थी, उनके लिए अपील थी। दूसरा, अंबेडकर ने लैंड रेवेन्यू की जो एग्जेम्पशंस ब्रिटिश सरकार दे रही थी उनकी खिलाफत की। लगान में जो ढील दे रही थी सरकार, उसकी खिलाफत की। चौथी बात, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंबेडकर ने अपने कार्यक्रम में लिखा कि हम आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ सरकार की जो मुहिम है, पिनलाइजिंग मुहिम है, आतंकवादियों को सज़ा देने की जो सरकार की मुहिम है, हम उसका समर्थन करते हैं। टेररिस्ट एक्ट्स को पिनलाइज करने के लिए सरकार की जो मुहिम है, हम उसका समर्थन करते हैं। ये किसके लिए कह रहा था अंबेडकर 1936 में? अभी अभी सरकार किसका दमन करके जो है, कौन से सेक्ट थे जिनका दमन कर रही थी, कौन से आतंकवादी आंदोलन थे? ये आतंकवादी आंदोलन चंद्रशेखर और भगत सिंह के आंदोलनों को अंबेडकर आतंकवादी आंदोलन कह रहा था। तो देश भर में ये जो, और ये आंदोलन आप जानते हैं, हम इनसे, इनकी लाइन से सहमत हों या ना हों इन आंदोलनों की, लेकिन ये आंदोलन, इनमें बलिदानी युवा अपने जीवन का बलिदान करके जो है स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी आहुति दे रहे थे, और पूरी ईमानदारी और मिलिटेंसी के साथ इन आंदोलनों में लड़ रहे थे। तो हम इस बात पर हम मार्क्सवादी जो है बहस ज़रूर कर सकते हैं कि ये आतंकवाद का रास्ता सही था या गलत था, और हम नहीं मानते कि आतंकवाद का रास्ता किसी तरह से सही था। हम समझते हैं कि जनता का जो विद्रोह है, मजदूर वर्ग को केंद्र बनाकर जो विद्रोह है, जन कार्रवाई है, जन संघर्ष है, वर्ग संघर्ष है,
जिसमें जनता के व्यापक हिस्सा लें, तो मार्क्सवादी उस पर अपने आप को जो है आधारित करते हैं और जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद हम इन आतंकवादी आंदोलनों के खिलाफ सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। ये तो खुली दलाली हो गई। तो अंबेडकर और उसकी पार्टी ये कर रहे थे। इन्होंने अपने कार्यक्रम में लिखा कि हम इन आतंकी मुहिमों के खिलाफ सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाइयां हैं उनका हम समर्थन करते हैं। पांचवी बात, अपने कार्यक्रम में अंबेडकर ने लिखा कि हम फेडरलिज्म को अपोज करते हैं। वो भारत में फेडरलिज्म नहीं चाहता था। वो कहता था कि इससे जो सत्ता है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो वो अंग्रेज़ों को ये सलाह दे रहा था कि किसी भी तरह से भारत के अंदर फेडरलिज्म नहीं होना चाहिए। केंद्रीय ताकत जो है ब्रिटिश सरकार की वो मजबूत होनी चाहिए। और ये करते हुए उसने कन्नड़ राष्ट्रीयता का जो आंदोलन था उस समय, कर्नाटका बनाने की जो मांग थी, अलग कर्नाटका राज्य बनाने की मांग थी, उसके अंबेडकर खिलाफ खड़ा हुआ और अपने कार्यक्रम में उन्होंने इसके बारे में लिखा कि हम इस मांग के खिलाफ हैं, कन्नड़ राष्ट्रीयता की मांग के खिलाफ हैं। तो भारत में जितनी भी राष्ट्रीयता है उन सब की मांग के अंबेडकर खिलाफ था। राष्ट्रीयताओं के मुक्ति का अंबेडकर विरोध कर रहा था। इस पार्टी की जो ज़्यादातर टिकट है वो अंबेडकर ने, दलितों में भी, मैं बता रहा हूं, दलितों में भी, सब दलितों के पक्ष में नहीं था अंबेडकर, दलितों में भी सिर्फ जो महार जाति थी अंबेडकर उसके पक्ष में था, उसी के लिए बात करता था और उसी के ऊपर अपने आप को जो है वो टिका रहा था। वो खुद भी महार जाति से था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की अभी हम देखेंगे कि चुनाव में ज़्यादातर टिकट वो महार जाति के लोगों को उसने बांट दी। और अब सबसे बड़ी बात, अंबेडकर ने इस चुनाव में 1937 के चुनाव में एक शर्त लगा दी। कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की टिकट ले सकता था? उसने लिखा कि जो अंग्रेजी बोलने में फ्लुएंट है सिर्फ वही टिकट के लिए आवेदन करे, दूसरा तो आवेदन ही नहीं कर सकता था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की टिकट के लिए। अब ये अंग्रेजी महार भी हो और अंग्रेजी बोलने में फ्लुएंट भी हो, ये कहाँ से जो है आ सकते थे? तो पहली बात तो ये कि ये लोग मौजूद थे। आज जैसा कि अंबेडकर ही कहते हैं कि उस समय देखिए कैसा समय था कि दलित जो हैं वो तो पढ़ लिख ही नहीं पाते थे, तो ये बात गलत है। महार जाति में जो सबसे पिछड़ी जातियों में पिछड़ी जाति थी, उसके अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे जो इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट थे। ये शर्त थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में टिकट के लिए अप्लाई करने की कि इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो। तो ये कह करके कि इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो, अंबेडकर ने एक बात तय कर दी थी। ये बहुत चालाकी से उसने शर्त रखी थी, एक बात तय कर दी थी कि किसी भी तरह से जो लोग मजदूर और मेहनतकश जनता के बीच में से आते हैं वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के टिकट पर विधानसभाओं में न जा सकें। सिर्फ वही विधानसभा में जा सकें जो इलीट क्लास से आते हैं, क्योंकि ये 1936 में 37 में फ्लुएंट इंग्लिश तो वही बोल सकते थे जो इलीट क्लास से आते हैं, जो या तो इंग्लैंड में पढ़े हों या इंग्लैंड से पढ़े हुए अध्यापकों प्राध्यापकों से पढ़े हों, मैड्रास या बॉम्बे के प्रेसिडेंसी कॉलेजेस में पढ़े हों, तो वही बोल सकते थे फ्लुएंट इंग्लिश। तो उसने एक बात तय कर दी कि इंडिपेंडेंट, उसकी जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है उसका टिकट किसी भी तरह किसी मेहनतकश जनता के आदमी के हाथ में ना जाए और ये पूरी तरह से इसके ऊपर इलीट लोगों का कब्जा रहे। ये इलीट क्लास थी जिसका अंबेडकर जो है वो प्रवक्ता था और जिसकी विचारधारा है अंबेडकरवाद। तो उसने अपने कार्यक्रम के अंदर जो है ये तय किया के लोगों तक सीमित रखी। उसमें भी उसने जो दूसरी जातियां थी जैसे चमार थे उनको नहीं दी। अंबेडकर के बाद जो पार्टियां बनी, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी बनी,
वो इसको जो है उत्तर प्रदेश में जैसे चमारों के बीच में ले गई, चमार जाति के लोगों के बीच में ले गई अपने आप को। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अभी हम जिक्र करेंगे दूसरी पार्टियों का भी जो अम्बेडकर ने बनाई, तो उनमें भी जो टिकट्स हैं वो हमेशा महार जाति के लोगों को मिले। तो अम्बेडकर का विशेष दुराग्रह था, पूर्वाग्रह नहीं, दुराग्रह था महार जाति के, अपनी जाति के लोगों के लिए, महार जाति के लोगों के लिए जिनको उसने टिकट दी। और ये शर्त रखी कि फ्लुएंसी हो इंग्लिश में, जिससे दूसरे लोग जो हैं मेहनतकश जनता जो है वो उसमें से कोई इसका टिकट ना ले सके। अब देखिए अम्बेडकर ने एक बहुत मज़ेदार बात कही इसमें। दरअसल अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नहीं बनाना चाहता था। अम्बेडकर स्पष्ट रूप से महारों की एक पार्टी बनाना चाहता था, महार जाति की पार्टी बनाना चाहता था। लेकिन उस समय की जो दबाव थे, उस समय की जो मांग थी, उनके बीच में ये स्थिति बनी थी जिस पर बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा, अम्बेडकर ने बहुत बढ़िया कहा। देखिए मैं अम्बेडकर के बयान को पढ़ देता हूँ आपके सामने। उसने बयान दिया कि आई वॉन्टेड टू फॉर्म पार्टी ओनली विद दलित्स बट ऑन एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स दैट एट टाइम नो ग्राउंड एग्जिस्टेड फॉर ए कम्युनल पार्टी आई फॉर्म्ड ILP। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ जो है जाति आधारित पार्टी बनाना चाहता था, लेकिन मेरे जो शुभ चिंतक हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने ये सलाह दी कि इस समय के ये जो वक्त है ये जातिवादी पार्टी बनाने का, कम्युनल पार्टी बनाने का नहीं है, इसलिए मुझे ये लेबर पार्टी बनानी पड़ी। तो ये इस पार्टी की, अम्बेडकर की पार्टी की राजनीतिक असलियत थी। इस पार्टी ने फरवरी 1937 में, 17 फरवरी 1937 को ये चुनाव हुए और इस पार्टी ने ये 11 प्रोविंसेस में चुनाव हुए, जिसमें पार्टी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की 17 सीटों के लिए जो है कंटेस्ट किया। इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बननी थी उसमें 30 सीटें तो जो हैं अपर हाउस में लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी और 175 सीटें जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में थी, जिसमें 60 रिज़र्व थी और जो बाकी 115 बचती थी उसमें से 15 दलितों के लिए रिज़र्व थी। तो ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी ये 17 सीटों पर लड़ी और 17 सीटों में से ये सिर्फ 15 पे जीत पाई, 2 पे हार गई। अम्बेडकर भी जीत गया, लेकिन ये सारी सीटें वो थी जो दलित जनता के लिए रिज़र्व थी। रिज़र्व सीटों से 15 की 15 रिज़र्व सीटों पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जीत गई। और ये इसलिए जीत गई लेबर पार्टी कि उस समय, जैसा मैंने कहा कि 1936 और 37 में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह डिस्क्रेडिट हो गई थी, क्योंकि गांधी भगत सिंह का विरोधी था, भगत सिंह को फांसी हुई थी और देश के अंदर युवाओं के बीच में एक आक्रोश और असंतोष की लहर कांग्रेस के खिलाफ थी। जहाँ तक स्टालिनवादी CPI का ताल्लुक था, स्टालिनवादी CPI के लिए सबसे ज़बरदस्त जिगजैग का पीरियड था, जिसमें स्टालिन कभी फ्रांस और ब्रिटेन के साथ और कभी हिटलर की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा था। इसलिए 36-37 के इस पूरे पीरियड में जो CPI है वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि ब्रिटिश सरकार की गोद में बैठना है या ब्रिटिश सरकार से लड़ना है। और ये वो वक्त था जिसमें CPI जो है उसका भी इसलिए अवसान हो रहा था कि वो कांग्रेस के ढांचे के अंदर ही एक तरह से काम कर रही थी, कांग्रेस की गोद में बैठ कर के काम कर रही थी, इसलिए कांग्रेस के साथ साथ उसका भी अवसान हो रहा था। और इसीलिए भगत सिंह जो है वो CPI में शामिल नहीं हुआ था। भगत सिंह का मार्क्सवाद जो है वो CPI के मार्क्सवाद के बिल्कुल उलट था। भगत सिंह समाजवादी क्रांति चाहता था, CPI जो है वो बेहुदा जनवादी क्रांति की बात कर रही थी। उस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं, फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि भगत सिंह और CPI के मार्क्सवाद में, उनके समाजवादी क्रांति के कार्यक्रम में क्या बुनियादी अंतर था। आज हम जल्दी इसको ख़त्म कर लें। तो ये वो वक्त था जिसके अंदर जो है इस आक्रोश और असंतोष का फ़ायदा उठाकर दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है अम्बेडकर की ये पार्टी 15 सीट ले गई। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये 15 सीट जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने ली, इसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को कोई लीवर नहीं दिया
इससे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के उभार के लिए कोई ज़मीन तैयार नहीं हुई, बल्कि इसके साथ बहुत ही तेज़ी से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसका अवसान शुरू हो गया, उस पार्टी का पतन शुरू हो गया। अंबेडकर की पोल खुलनी शुरू हो गई पूरी तरह से। अंबेडकर इस विजय के साथ, इस जीत के साथ पूरी तरह से अंबेडकर और अंबेडकरी नंगे हो गए विधानसभा में। विधानसभा में जहां कांग्रेस का बहुमत बना, कांग्रेस सत्ता में आई बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और अपोजिशन में अंबेडकरी आए, जिस अपोजिशन में उन्होंने कुछ नहीं किया वर्किंग क्लास के लिए, मजदूर वर्ग के लिए। और इस दौरान में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की कठपुतली के तौर पे वो इतनी बुरी तरह नंगे हुए कि आने वाले चुनावों में इनके उम्मीदवारों की अंबेडकर सहित जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। तो ये जो है ये चुनाव 1937 का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें अंबेडकरी जो हैं वो 15 सीट ले गए, और 15 सीट ये वही थी जिसके अंदर जो रिज़र्व थी दलितों के लिए। बाकी 2 सीटों पर वो लड़े थे जिन पर हार गए। तो ये हम कहना चाहेंगे कि ये कांग्रेस का रिएक्शनरी जो चरित्र था, प्रतिक्रियावादी चरित्र था, और उसकी जो राजनीतिक नपुंसकता थी भारतीय बुर्जुआजी की, जिसकी वो पार्टी थी कांग्रेस, तो उसकी वजह से और स्टालिनवादी सीपीआई के जिगजैग की वजह से जो स्पेस बनी, उसको इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने भर दिया और उसने 15 सीटें अपने निकाल ली, और वो विपक्ष की बड़ी पार्टी बन करके जो है वहाँ उभरी, जिसके साथ ही उसका तेज़ी से हम अब इतिहास में अवसान होता हुआ देखेंगे। सीपीआई ने यहाँ अंबेडकर को अपोज किया, उसकी मुखालफत की, अंबेडकर की बहुत सही मुखालफत की, लेकिन यहाँ सीपीआई की जो अपनी नीतियाँ थीं और उसका अपना चरित्र था वो भी कम जो है प्रतिक्रियावादी नहीं था। और उनके जो जिगजैग थे, जिसमें वो बार बार जो है कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे और कभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, कभी उसके साथ हो लेते थे, तो ये जिगजैग का जो समय था इस समय का, इसके चलते सीपीआई कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाई। और भगत सिंह को लेकर भी सीपीआई का जो प्रोग्राम था वो कुछ कहता नहीं था, स्पष्ट नहीं था, इसलिए इस समय में भगत सिंह से दूरी बनाई हुई थी सीपीआई ने। तो इस समय में ये जो सीपीआई है ये अपनी कोई बड़ी भूमिका अदा नहीं कर पाए। स्टालिनवादी सीपीआई किनारे पर रह गई। 7 नवंबर को जो है एक हड़ताल हुई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल को लेकर के, जिसमें सीपीआई जो है वो हिस्सा ले रही थी उसकी कॉल के ऊपर, जिसमें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ला रही थी सरकार, उसके खिलाफ हड़ताल थी, जिसमें अंबेडकरियों को, इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को उसमें हिस्सा लेना पड़ा, और इन्होंने आधे मन से उस हड़ताल में हिस्सा लिया। तो ये इनकी आखिरी कार्रवाई थी, जिसको कहना चाहिए कि जिसके अंदर ये किसी तरह का हिस्सा ले रहे थे। इसी बीच में 1942 आता है। 1942 में बहुत ही मज़ेदार बात होती है कि यहाँ अंबेडकर को वायसराय जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव में ले लेता है, अपनी सरकार में ले लेता है, और उसे लेबर मेंबर बना देता है। लेबर मेंबर का मतलब था लेबर मिनिस्टर, एक तरह से भारतीय साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य का श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर बना देता है। ये सारा इतिहास है जिसे अंबेडकरी आज छुपाते हैं, उसको दबाते हैं, हमें इसे समझना चाहिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते ही अंबेडकर को वो अपना श्रम मंत्री बना लेता है, उसे लेबर मेंबर बना लेता है अपनी एग्जीक्यूटिव का। किस लिए बना लेता है? यहाँ अंबेडकर जो है वो दलितों के नाम पर, जाति के नाम पर अपील करता है पूरी जनता को कि ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स का, युद्ध का समर्थन किया जाए, ब्रिटेन की इन वॉर एफर्ट्स का समर्थन किया जाए। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ठीक इसी समय लियोन ट्रॉट्स्की जो है उसकी मृत्यु हो चुकी थी 1942 में, लेकिन 1939 में उसने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि वॉर आ रही है और सरवारा को, भारतीय सरवारा को इस युद्ध के अंदर किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। उसे मांग करनी चाहिए कि ब्रिटिश जो हैं वो भारत छोड़ें, और अगर वो नहीं छोड़ें तो ब्रिटिश सत्ता को जबरन उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए। लेकिन हम देखते हैं लियोन ट्रॉट्स्की का कत्ल हो जाता है 1940 में, स्टालिन के हाथ में सोवियत संघ की सत्ता है, और हम देखते हैं
कि 1942 में सीपीआई को भी स्टालिन जो है ब्रिटिश सरकार के पीछे बांध देता है। और 1942 में हम सबसे मज़ेदार बात देखते हैं कि स्टालिनवादी सीपीआई और अंबेडकर दोनों ब्रिटिश सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं और उसके लिए भर्तियां कर रहे हैं। युद्ध में कैनन फॉडर बनने के लिए, ब्रिटिश तोपों का चारा बनने के लिए भारत में मेहनतकशों की, गरीबों की, दलितों की भर्तियां कर रहे हैं ब्रिटिश फौज के लिए। और इस सेवा के लिए, इस निकृष्ट सेवा के लिए अंबेडकर को ब्रिटिश सरकार अपना श्रम मंत्री बना देती है। वायसराय की जो काउंसिल है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव है, उसके अंदर अंबेडकर को लेबर मेंबर के तौर पे जो है नॉमिनेट कर दिया जाता है। उसकी ये जो फेथफुलनेस है, उसकी ये जो स्वामी भक्ति है अंबेडकर की, तो ये उसका जो है अवार्ड मिलता है उसे, कि उसे श्रम मंत्री बना दिया जाता है। एक तरफ देखिए, यही ब्रिटिश सरकार अभी भगत सिंह को फांसी दे के हटी है, चंद्रशेखर को गोली मारी है इसने, और यही ब्रिटिश सरकार जो है अंबेडकर को ठीक है। कॉमरेड भगवत शर्मा, हमें इस तरह की सलाह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है डब्ल्यूएसपी को कि अगर हम उसे दलाल कहेंगे तो दलितों को अपना दुश्मन बना लेंगे। तो इस तरह की हमें सलाह की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें इस बात की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का कौन दुश्मन बनता है और कौन दोस्त बनता है। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दलितों का अंबेडकर से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। दलित मेहनतकश जनता का वो दुश्मन था, और ये बात हम दलित मेहनतकश जनता को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता देना चाहते हैं कि अंबेडकर से बड़ा दुश्मन मेहनतकश जनता का और कोई नहीं था। वो साम्राज्यवाद का एजेंट था, पूंजीवाद का एजेंट था, और दलित मेहनतकश जनता का जो नेतृत्व है वो सिर्फ मार्क्सवादी कर सकते हैं। सिर्फ कार्ल मार्क्स जो है, सिर्फ उसका दर्शन, उसका सिद्धांत, उसका कार्यक्रम, डब्ल्यूएसपी का कार्यक्रम, सिर्फ वही एक स्तंभ है जिसके चारों तरफ मेहनतकश जनता को गोलबंद होना चाहिए। अब देखिए, स्टालिनवादी सीपीआई जो है वो अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अपोज नहीं कर सकी, उसकी मुखालफत नहीं कर सकी, उसका जो है विरोध नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि खुद भी वही काम कर रही थी जो अंबेडकर कर रहा था। जिस तरह से अंबेडकर ब्रिटिश सरकार की दलाली कर रहा था, उसी तरह से उस समय स्टालिनवादी सीपीआई भी स्टालिन के इशारे पर दलाली कर रही थी, क्योंकि स्टालिन का समझौता हो गया था ब्रिटेन के साथ युद्ध में, उनका मोर्चा बन गया था। पहले स्टालिन ने हिटलर के साथ मिलकर मोर्चा बनाया था फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ, और जब हिटलर ने स्टालिन को धोखा दिया, उसको लात मारी, तो स्टालिन ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मोर्चा बना लिया। तो क्योंकि ब्रिटेन के साथ मोर्चा बना हुआ था, इसलिए स्टालिन ने सीपीआई को कहा कि यहाँ सारा संघर्ष रोक दो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और उसकी गोद में बैठ जाओ। तो सीपीआई भी उसकी गोद में बैठी थी, और जिस तरह से अंबेडकर ब्रिटिश सरकार की गोद में बैठा लॉलीपॉप चूस रहा था, उसी तरह से सीपीआई भी चूस रही थी। तो ये दोनों जो है उस समय एक ही नीति का पालन कर रहे थे, इसलिए सीपीआई अंबेडकर के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। ये वहाँ से हम देखते हैं कि ये दोनों के बीच में जो है ये मेल मिलाप जो है ये चल रहा है। तो सीपीआई क्योंकि ब्रिटिश शासकों के साथ उसी तरह से मिली हुई थी जिस तरह से अंबेडकर मिला हुआ था, इसलिए सीपीआई नहीं लड़ सकती थी। अब सवाल ये था कि ये दोनों बैठे तो हुए थे ब्रिटिश सरकार की गोद में, लेकिन मेहनतकश जनता अंधी नहीं थी। मेहनतकश जनता के सामने उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये दोनों के दोनों मेहनतकश जनता का जो उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष है उसको इन्होंने रोक दिया है, और ये ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन कर रहे हैं, उसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो ये दोनों जो हैं ब्रिटिश सरकार के स्टूज के तौर पे, उसकी कठपुतलियों के तौर पे इतनी बुरी तरह नंगे हुए कि सीपीआई का तो पूरी तरह से नैतिक राजनीतिक पतन ही हो गया, और साथ ही अंबेडकर को मजबूर होकर के तभी अपनी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को डिसॉल्व करना पड़ा, उसे ख़त्म करना पड़ा, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का खात्मा हो गया। यहाँ थोड़ा सा हम इसके आगे और चलेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि अंबेडकर जो है कर क्या रहा था। तो हम इससे आगे चलेंगे
19 जुलाई 1942 को अंबेडकर ने एक दूसरी पार्टी बना दी। इस पार्टी को इसलिए ख़त्म करना पड़ा कि इसके बैनर पर, इसके झंडे पर, इसके नाम पर पूरी तरह कीचड़ जो है वो लग गया था। तो इस पार्टी को ख़त्म करना पड़ा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को ख़त्म करना, और इसकी जगह 19 जुलाई 1942 को अंबेडकर ने एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की, AISCF, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति फेडरेशन। ये AISCF जो है, जो पार्टी है, अब हम इसका थोड़ा सा इतिहास देख लें। मैं जल्दी जल्दी इस पर बात करूंगा। इसी बीच में 1946 में, 1942 में पार्टी बनी और 1946 में जो है अंबेडकर की एक किताब आई जिसका नाम था हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे। ये बहुत ही जहालत भरी किताब थी, जो एक फासिस्ट मैन्यूवर था। ये इस किताब के अंदर जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसने, अंबेडकर ने यह दावा किया कि महार जो हैं ये दलित जाति नहीं है, दलित नहीं है, बल्कि ये सूर्यवंशी आर्य हैं जिनका काम जो है वो तमाम दूसरी जातियों पर, दूसरे राष्ट्रों पर शासन करना है। यहाँ अंबेडकर जो है वो हिटलर को कॉपी कर रहा था, और ये तब से लिख रहा था अंबेडकर इस किताब को जब तक हिटलर जो है वो सत्ता में था, वो मरा नहीं था। तो तब से हिटलर जो इसे, ये अंबेडकर जो है इस किताब को लिख रहा था हु वर शूद्राज, और उसमें वो हिटलर को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, हिटलर के फासिस्ट आंदोलन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, और उस आंदोलन को महार्स को केंद्रक बना के भारत में उस आंदोलन को चलाने की कोशिश कर रहा था कि महार जो हैं वो सूर्यवंशी जो है क्षत्रिय आर्य हैं, और उनका जो काम है, उनका दायित्व है कि वो दूसरी जातियों पर, राष्ट्रों पर शासन करें। तो इस तरह की बेहूदगी भरी जो किताब है, आज अंबेडकर इस किताब का जिक्र करने से भी पीछे हटते हैं। इस किताब को दरअसल अंबेडकर ने तुरंत दफना दिया था, इसको पीछे कर दिया था, क्योंकि उसे नेहरू के मंत्रिमंडल में अब जो है पद चाहिए था। तो 1946 में किताब आई और 1947 में, क्योंकि जो है समझौता हो गया था ब्रिटिश पूंजीपतियों के साथ, भारतीय पूंजीपतियों को, जो सरकार बन रही थी उसमें अंबेडकर अपने लिए पद चाहता था, मंत्रालय चाहता था, इसलिए उसने इस किताब को जो है दबा दिया, क्योंकि इस किताब के सामने आने से फिर नेहरू जो है उसे मंत्रिमंडल में नहीं ले सकता था। इसी बीच में इस किताब के आने के साथ साथ हु वर शूद्राज, अंबेडकर ने जो दक्षिणपंथी हिंदू जमात थी उसको खुश करने के लिए अंबेडकर ने मुसलमानों पर बहुत ही ज़बरदस्त हमला बोला, और मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ा जो इस्लामोफोबिया का प्रचारक है वो अंबेडकर बन गया। इस दौर में अंबेडकर ने कहा कि मुसलमानों को तुरंत ही भारत से निकाल देना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए। पाकिस्तान का समर्थन किया उसने कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे तो अंबेडकर ने कहा कि हिंदुस्तान जो है ये सिक मैन ऑफ एशिया बन जाएगा, ये एशिया का बीमार आदमी बन जाएगा। और इस तरह के अपने भाषणों में, लेखों में मुस्लिमों के खिलाफ अंबेडकर ने जमकर जहर उगला, जिसके बहुत सारे उदाहरण हम एक साथ जो है आपको दे सकते हैं। इस्लामोफोबिया का मुख्य प्रचारक अंबेडकर था। तो अंबेडकर ने ये सिर्फ दक्षिणपंथी नहीं, धुर दक्षिणपंथी नहीं, बल्कि एक फासिस्ट स्टैंड ले लिया था, जो यहाँ हिंदू दक्षिणपंथियों को खुश करता था। तो 1947 से ठीक पहले अंबेडकर की तैयारी हिंदू दक्षिणपंथियों की गोद में जाकर के बैठने की थी। हम बाद में अगली मीटिंग में इसका जिक्र करेंगे कि अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जो चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से सीधे सीधे हिंदू महासभा का हाथ था, और उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम इसको, आज के टॉपिक को ख़त्म कर लें क्योंकि 1.5 घंटा हो चुका है। तो ये जो AISCF थी, इसने चुनाव लड़े। इसके बाद अंबेडकर ने खुद चुनाव लड़े, AISCF ने चुनाव लड़े। कौन कौन से चुनाव लड़े इसने? 1946 का चुनाव लड़ा, 1952 का चुनाव लड़ा और 1954 का चुनाव लड़ा। लेकिन इन तीनों चुनावों में, जिसमें इसने बहुत सारी सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ा, 2 बार इनमें से अंबेडकर ने खुद चुनाव लड़ा, 1952 और 1954 में। इन चुनावों में अंबेडकर की इस पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानतें तक जब्त हो गईं, उन्हें कोई वोट नहीं मिला। वो इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हुए, इतनी बुरी तरह से नंगे। अंबेडकर दोनों बार खुद चुनाव हार गया, इतनी बुरी तरह से नंगे हुए
कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पूरी तरह से भारत की मेहनतकश जनता, विशेष रूप से दलित जनता, ये अच्छी तरह से समझ गई कि पूंजीपतियों का और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ये दलाल अंबेडकर उनका नेता नहीं है, ये इलीट का नेता है, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नेता है, ये भारत के बड़े पूंजीपतियों का नेता है। तो ये जो चुनाव हुए, एक भारत में सत्ता हस्तांतरण से पहले 1946 में, और दो चुनाव उसके बाद 1952 और 1954 के जो चुनाव हुए, इनमें अंबेडकर और उसकी पार्टी की जमानतें जब्त हो गई। अंबेडकर दोनों बार बुरी तरह चुनाव हारा, उसकी अपनी जमानत जब्त हुई, उसके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, और उसके बाद अंबेडकर और उसकी पार्टी का सर्वनाश हो गया। और इस सदमे को हम देखेंगे कि अंबेडकर बहुत लंबे समय नहीं सहन कर पाएगा। 1954 में उसे ये बड़ा झटका लगा, जिसके बाद उसका महाविनाश हो गया। पूरे देश भर में उसका मुंह काला हो गया एक तरह से, और उसकी सारी राजनीति ज़मीन पर आ गई। जितनी बुरी दुर्गति उसकी पार्टी की हुई, तो इतनी बुरी दुर्गति जो है और किसी पार्टी की नहीं हुई उस बीच में। 1952 में जब अंबेडकरियों की ये दुर्गति शुरू हुई, तो सीपीआई को होश आया। बीटी रणदिवे ने एक आर्टिकल लिखा, और जो है सीपीआई ने अंबेडकर के ऊपर हमला शुरू किया। इसके साथ ही 1952 में एक बड़ी घटना हुई। अंबेडकर का जो दायां हाथ था, आरबी मोरे, जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में उसके साथ रहा था और एआईएससीएफ को भी संगठित करने में उसको बिल्कुल दायां हाथ था, दूसरा नेता वही था एआईएससीएफ का, आरबी मोरे, वो कम्युनिस्टों की तरफ आ गया, वो उसने सीपीआई ज्वाइन कर ली। इसके साथ तो अंबेडकर को और भी बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा, और इससे ये तय हो गया कि अंबेडकरी पार्टी जो है उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन उसी समय सीपीआई ने अंबेडकरवादियों के खिलाफ अपना आंदोलन रोक दिया। बीटी रणदिवे का आप जानते हैं कि उसको पार्टी से अलग कर दिया गया था, और उस लाइन से सीपीआई ने किनारा कर लिया। उन्होंने अंबेडकरियों के ऊपर हमला बंद कर दिया और उनके साथ सामंजस्य बैठा लिया। उसके बाद की जो राजनीति है भारत में, आप सब जानते हैं कि पूरी तरह से अंबेडकरी और जो स्टालिनवादी हैं, ये एक ही तरह से भारतीय बूर्जुआजी की सेवा में लगे रहे, कांग्रेस के साथ जो है उसके साथ ही चिपके रहे, उसको प्रगतिशील बताते रहे, और भारत की जो पूंजीवादी एस्टेब्लिशमेंट है, बूर्जुआ एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों उसके दो खंबे बने रहे। और इतने लंबे समय इन्होंने जो है, दोनों ने मिलकर उसे जो है ज़िंदा रखा। इस सब के चलते जब ये पूरी तरह से ये पार्टी भी डिस्क्रेडिट हो गई, इससे पहले आपको मैंने बताया किस तरह से जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, उसके एक्सपोज हो जाने के बाद, उसके नंगा हो जाने के बाद, उसका नकाब उतर जाने के बाद अंबेडकर मजबूर होकर उसे डिसॉल्व करना पड़ा था। तो 1956 में उसने अक्टूबर 1956 को, 14 अक्टूबर 1956 को इस पार्टी को भी डिसॉल्व कर दिया। नेहरू के मंत्रिमंडल में जहां अंबेडकर को जगह मिली थी, वहां से नेहरू ने अंबेडकर को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अंबेडकर का जो भी इस्तेमाल वो कर सकता था, नेहरू कर सकता था, वो किया उसने। दलितों को कांग्रेस के पीछे, पूंजीवादी शासन के पीछे बांधने के लिए नेहरू ने अंबेडकर का खूब बढ़िया इस्तेमाल किया। और अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल में पद लेने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए, बने रहने के लिए, उसने जो है दलितों को, दलित मेहनतकश जनता को बेवकूफ़ बनाकर, उसे भ्रम में डालकर कांग्रेस के पीछे, बूर्जुआजी की सत्ता के पीछे बांधा। लेकिन अपना मतलब हल हो जाने के बाद नेहरू ने उसे मजबूर किया कि वो इस्तीफ़ा दे, और उसे धक्के मारकर पार्टी से जो है बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अंबेडकर ने चुनाव लड़े, अपनी पार्टी से, एआईएससीएफ से चुनाव लड़े, जिनमें वो बुरी तरह हारा। उसका पूरी तरह से भंडा फूट चुका था। दलित मेहनतकश जनता सबसे ज़्यादा अंबेडकर के खिलाफ हो चुकी थी। आज उन सब चीज़ों को हम इसलिए भूल चुके हैं कि बीच में कई पीढ़ियों का अंतर आ चुका है। तो अंबेडकर के पास जो थोड़ी बहुत सपोर्ट बची थी बॉम्बे में, वो सिर्फ उसकी महार जाति के लोगों के बीच में थी। उसमें भी ज़्यादातर जो है, जो छोटे मोटे दुकानदार और बिजनेसमैन थे, वो लोग ज़्यादा थे, मेहनतकश जनता उसके साथ नहीं थी। तो एआईएससीएफ भी पूरी तरह डिस्क्रेडिट हो गई, पूरी तरह उसका भंडा फूट गया। तो 14 अक्टूबर 1956 को एआईएससीएफ पार्टी को भी अंबेडकर ने डिसॉल्व कर दिया। उसने घोषणा की कि मैं एक नई पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई बना रहा हूँ। लेकिन आरपीआई बनाने से पहले ही इस सदमे में, ये जो उसे हार पर हार का मुंह देखना पड़ा था,
और वो पूरी तरह से किनारे लग गया था, और किनारे भी वो बड़ी बेइज्जती के साथ, बड़े अपमान के साथ किनारे लगा था, जिसमें उसका पूरी तरह से नकाब उतर गया था। ये स्पष्ट हो गया था कि वो पदलोलुप है, वो पूरी तरह से बस अपने पदों के लिए, मंत्री पदों के लिए जो है किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, चाहे वो कांग्रेस हो या हिंदू महासभा हो या ब्रिटिश साम्राज्यवाद हो। ये बिल्कुल पूरी तरह साबित हो गया था कि अंबेडकर और उसकी पार्टी जो हैं ये पूंजीपतियों का हथियार हैं, भारतीय पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। तो उसके साथ ही इसका इस तरह से अवसान हुआ कि अंबेडकर की 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। अंबेडकर के जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जिस पे हम अलग अलग समय पे बात करते रहेंगे, उसकी राजनीति पर बात करते रहेंगे, लेकिन आज जो है हमारा जो विषय था अंबेडकर और उसकी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उस पर हमने उसका खुलासा किया है। तो ये जो बहुत सारे लोग कल जो है ये प्रचारित कर रहे थे इंटरनेशनल लेबर डे पर कि अंबेडकर जो है वो सर्वहारा के पक्ष में था, मज़दूरों के पक्ष में था, अंबेडकर ने मज़दूरों के लिए ये किया वो किया, ये सब बिल्कुल झूठ था, एकदम गलत था। इस बीच में जो कानून विधानसभाओं ने पास किए वो इसलिए किए कि यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो हैं वो शासन में थे, और उन्होंने इंग्लैंड के अंदर देखा था कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, लेबर की जो उत्पादकता है, मज़दूरों की जो उत्पादकता है, उसको लगातार बढ़ाते जाने से ही पूंजीवाद को जो है ज़िंदा रखा जा सकता है, मुनाफे कमाए जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे कानून ब्रिटिश साम्राज्यवादी लगातार खुद लाते रहे और भारत के सामाजिक ढांचे में ऐसे छोटे मोटे फेरबदल करते रहे जिससे सामाजिक ढांचा टूटे भी नहीं, और उसके अंदर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, मज़दूरों किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो है रास्ते भी निकलते रहें। तो ऐसे बहुत सारे कानून जो है वो मज़दूरों के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवादी, पूरी दुनिया के अंदर जो पूंजीवादी सरकारें हैं तो वो इस तरह के कानून जो हैं उस दौर में, वो दौर था जिसमें पूंजीवादी सरकारें दे सकती थीं और मुनाफे जो है और ज़्यादा अकूत मुनाफे जो है वो कूटे जा सकते थे, मज़दूरों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके, उनकी उत्पादकता को बढ़ा करके। आज वो समय भी चला गया है, आज वो समय भी नहीं है कि जिसमें मज़दूरों के लिए कुछ उनको बेनिफिट्स दे के उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता हो। तो उस समय वो समय मौजूद था, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, वो सारे छोटे मोटे लेजिस्लेशंस, समाज सुधार के, मज़दूरों में उनकी स्थितियों में सुधार के, फैक्ट्री में उनकी वर्किंग कंडीशंस में रिफॉर्म के लिए वो सारे लेजिस्लेशंस ला रही थी। उसका क्रेडिट ना तो गांधी को है, ना अंबेडकर को है, ना नेहरू को है। तो वो पूंजीवाद का एक बुनियादी नियम है कि अगर आपको उत्पादकता को बढ़ाना है श्रम की, तो उसके लिए आपको ये लगातार सुधार जो है ये करते रहने होंगे। मशीनों में भी, मज़दूरों की जो कार्य स्थितियाँ हैं उनके अंदर भी, फैक्ट्री के एनवायरनमेंट के लिए भी। तो वो लगातार जो आपने देखा है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो लगातार खुद ही करता रहता है, उसको छोड़ दें। हमने आपको बताया किस तरह से जो अंबेडकर का रोल है, अंबेडकर की पार्टी का रोल है, हमने आपको उसके कार्यक्रम से बताया कि उसका कार्यक्रम जो है पूरी तरह से, उसकी पार्टियों का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के ज़मींदारों के पक्ष में था। अंबेडकर ने कहीं भी ज़मींदारों से ज़मीनें जबरन छीन लेने के लिए, उनकी ज़ब्ती के लिए किसी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उसने किसी भी तरह के ऐसे किसी प्रगतिशील आंदोलन का समर्थन नहीं किया जो पूंजीवाद को, मध्ययुगीनता को, साम्राज्यवाद को चुनौती देता हो। वो धुर दक्षिणपंथी दकियानूस दलाल था पूंजीवाद का। पहले ब्रिटिश पूंजीवादियों के साथ रहा, फिर वो भारतीय पूंजीवादियों के साथ हो लिया। कम्युनिस्टों से उसका वैर था, उस पर हम अलग से प्रोग्राम रखेंगे कि वो कम्युनिस्टों के बारे में क्या सोचता था। आज हमने आपको बताया कि वो इस्लामोफोबिक था, मुस्लिमों के ख़िलाफ़ उसने ज़बरदस्त हमला किया, वो दलित मेहनतकश जनता के ख़िलाफ़ था। उसने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में लिखा कि सिर्फ वही टिकट के लिए आवेदन करे जो इंग्लिश में फ्लुएंट हो। तो ये सारा जो है ये हमने उसका, अंबेडकर और उसकी पार्टी के बारे में आपको बताया। साथियों, 1.25 घंटे हो गए हैं, तो आज का कार्यक्रम हमें समाप्त करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को जो है इसको कंसोलिडेट करें 1 घंटे के कार्यक्रम में। इसके लिए आपसे हम माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा लंबा जो है हो गया, लेकिन आज का टॉपिक भी हमारा ऐसा था जिसमें हमें लेबर पार्टी के आगे पीछे भी देखने की ज़रूरत थी। तभी हमें समझ आता कि ये जो
आज अम्बेडकरी बहुत हल्ला मचा रहे हैं कि अम्बेडकर ने लेबर पार्टी बनाई थी और उसने तो मज़दूरों के लिए ये किया था वो किया था, तो हम इसे समझें कि ये लेबर पार्टी क्या थी। इस लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में जो ब्रिटेन में बनी थी, लेनिन ने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है, लेबर पार्टी जो है, ये मज़दूरों की बूर्जुआ पार्टी है, बूर्जुआजी की मज़दूर पार्टी है। जिसका मतलब था कि ये नाम इसका मज़दूर पार्टी है, लेकिन इसका कार्यक्रम जो है वो बूर्जुआजी का कार्यक्रम है, उसके लिए काम करती है। तो उसी तरह की पार्टी यहाँ जो है अम्बेडकर ने बनाई। अम्बेडकर ने उसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया कि उसमें बिजनेसमैन भी मेंबर हो सकते हैं, जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी भी जो है बिजनेसमैन को मेंबर नहीं बना रही थी। तो साथियों, ये इसका पूरा चरित्र चित्रण था, पूरा खाका था, जिसको आप साथियों को समझना चाहिए। और जो साथी यहाँ ये कह रहे थे कि दलित हमारे खिलाफ हो जाएंगे, वो बहुत बड़े भ्रम में हैं। यहाँ दलितों के नेतृत्व के लिए, दलित मेहनत कश जनता के नेतृत्व के लिए मार्क्सवादियों ने, कम्युनिस्टों ने कभी संघर्ष ही नहीं किया। उन्होंने अम्बेडकरियों के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, और कोई खिलाफ हो जाएगा या पक्ष में हो जाएगा, इससे राजनीति नहीं हम करते। हम सच बोलते हैं, जो इतिहास है हम उसको सामने रख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दलित मेहनत कश जनता हमें सुनेगी और इससे जो है वो अपने निष्कर्ष निकालेगी, सबक निकालेगी, और वो अम्बेडकर जैसे लोगों की जगह ऊधम सिंह जैसे अपने आइकॉन्स को सामने लेकर के आएगी। उन आइकॉन्स को सामने लेकर के आएगी जो उसे क्रांति का रास्ता दिखाते हैं। ऊधम सिंह जैसे आइकॉन्स अम्बेडकर जैसे दलालों को नकारेगी, उनकी तरफ पीठ फेरेगी और उन पर जो है वो लानत भेजेगी। सलाम साथियों, लाल सलाम। आज के इस कार्यक्रम में आप सब साथ रहे, तो आप सभी का धन्यवाद। और इस विचार को, इस क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचार को, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के इस कार्यक्रम को, और विशेष रूप से अम्बेडकरवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष को आगे लेकर के जाएं, इसका प्रचार करें। और हम आप सब साथियों के साथ रहेंगे और हम मिलकर क्रांतिकारी मार्क्सवाद की जितनी भी ये विरोधी और विजातीय प्रवृत्तियां हैं, इसके खिलाफ हम एकजुट संघर्ष करते रहेंगे मिलकर। इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हुए लाल सलाम साथियों।